तो विलेन सागा सीजन 4 में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुमने सीजन 3 देख लिया है तो इस वीडियो में चैप्टर 167 से लेके मांगा का लास्ट चैप्टर 220 तक या एपिसोड 1 से लेके 8 तक कवर होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज मेरा एनिमे कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है एंड तुम अपने जैसे लोगों से भी बात कर पाओगे। और कमेंट करके बताना तुम्हें कौन सा पार्ट अच्छा लगा और एंडिंग कैसी लगी। एंड एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं बहुत ही जल्द फ्रीडम बियॉन्ड जर्नीज एंड का सीजन 2 भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो तुम सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम देखना चाहते हो तो अब शुरू करते हैं। थॉरफिन को वही मरे हुए लोगों के सपने आ रहे थे जो उसको एक चट्टान से नीचे खींच रहे थे। वो चिल्ला के कहता है, मुझे नीचे मत खींचो, और तभी वो गिर जाता है और उसकी आंख खुलती है। गुडरीडी थॉरफिन को जगाती है और थॉरफिन उससे माफी मांगता है फिर से सोते हुए चिल्लाने के लिए। थॉरफिन शिप बार्न में जाके सोना चाहता था ताकि वो उससे डिस्टर्ब ना हो, पर गुडरीड उसे मना करती है और कहती है कि वो और कार्ली ऑलरेडी थॉरफिन के चिल्लाने को अडेप्ट कर चुके हैं। गुडरीड थॉरफिन को हक करके पूछती है और थॉरफिन बताता है कि ये वही टाइप के सपने थे जो उसको अक्सर आते हैं। वो अभी भी एनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है उस चट्टान को पूरी चढ़ने के लिए, क्योंकि वो हर बार गिर जाता है। गुडरीड के पूछने पर वो बताता है कि वो वहाँ अकेला होता है और उसे कोई हेल्प करने के लिए नहीं आता। गुडरीड कहती है कि वो उसे उसके सपने में ऊपर उठने में हेल्प करेगी। वो उसे जोर से हक करेगी ताकि वो ऊपर चढ़ पाए। अगले दिन लीफ सबको जमीन पे नक्शा बना के दिखा रहा था विनलैंड जाने का रास्ता, और उनको टोटल 6 हफ्ते लगेंगे वहां तक पहुंचने में, पर इससे ज्यादा या कम भी लग सकता है। ये निर्भर करेगा क्या कुछ आता है उनके रास्ते में। एनर कह रहा था जैसे ही वो वहां तक पहुंचेंगे उन्हें जल्द से जल्द फसल उगाने के लिए ऑटम में बीज को बोना होगा, जिसके लिए उनको बहुत बड़े लैंड को भी क्लियर करना होगा, पर उससे भी पहले उनको घर बनाना होगा। थॉरफिन और बाकी सब डिसाइड करते हैं कि अगले स्प्रिंग सीजन में वो निकलेंगे एंड बगाइज और लीफ लोगों को इकट्ठा करेंगे विनलैंड भेजने के लिए। थॉरफिन बगाइज से पूछता है कि क्या वो उनसे पहले जाके उसी रास्ते से देख के आ सकता है कि उनका प्लान ठीक है कि नहीं। बगाइज पूछता है मैं ही क्यों। देन वो साफ साफ ये बात क्लियर करता है कि उसका विनलैंड जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यही रहना चाहता है, तो उसका वहां जाके कोई एक्सपीरियंस गेन करने का कोई फायदा नहीं है। उसके पास उसके नारवेल हॉर्न्स का हिस्सा है और उसके फादर यानी कि लीफ भी रिटायर हो जाएंगे, जिसपे लीफ चौंकता है और बगाइज रेज में उसे क्लियर करता है कि उसका घाव जो उसको जॉम्स बॉक्स से मिला था वो अब परमानेंट रहेगा एंड उसकी रिटायरमेंट का एज भी पार हो गया है। थॉरफिन कहता है कोई बात नहीं, वो किसी और को ढूंढ लेंगे, पर कुछ लोग उसके बारे में खुसपुस कर रहे थे। देन बगाइज यहाँ से चला जाता है। थॉरफिन सबको कहता है बगाइज लीफ के बारे में बहुत टेंशन कर रहा है, इसीलिए वो ऐसा एक्ट कर रहा है। बगाइज सोचता है शायद थॉरफिन और बाकी लोगों को मिल्का कार्ड देखने के बाद विनलैंड जाने का और एक नया देश बनाने का चुल उठा है। अगले दिन थॉरफिन एक असेंबली बुलाता है और पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है एंड उन लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। कौन अपनी आगे की लाइफ को लेके चिंतित है, कौन एक स्लेव है, कौन उत्पीड़न से गुजर रहा है, कौन कौन लड़ रहा है, कौन इस लगातार वायलेंस से थक गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भाग जाऊँ, ऐसी जगह जो यहाँ से दूर हो। बताओ क्या यहाँ कोई है जो ऐसा ही महसूस करता है? कोई है जो अभी हमारे साथ निकलने को तैयार है? हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे हैं। बियॉन्ड द ओशन टू द वेस्ट लाइज अ लैंड कॉल्ड विनलैंड। अभी हम वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक नया देश बनाने की सोच रहे हैं। थॉरफिन उनको कहता है कि वहां बड़े जंगल है, अपने शीप्स को खिलाने के लिए एनफ खाना है और वो व्हीट फील्ड्स भी उगाएंगे। वो चाहते हैं एक ऐसा देश बनाना जहां वॉर और स्लेव ना हो। वो नेक्स्ट ईयर आइसलैंड को छोड़ देंगे जब आइस पिघल जाएगी, तो जो कोई आना चाहता है वो थॉरफिन से जाके बात करे। थॉरफिन स्पीच खत्म करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताता है वेपन्स के बारे में। विनलैंड में वेपन्स की जरूरत नहीं है और वो नहीं ले जा सकते। कुछ समय बाद थॉरफिन, गुडरीड, लीफ, एनर, बगाइज और कुछ दूर, एक्चुअली बहुत दूर, हिल्ड बात कर रहे थे। शायद विनलैंड में वुल्व्स या बियर हो सकते हैं, तो क्या उनको कुछ ले जाना चाहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए? वेल, हिल्ड बोलती है उसकी क्रॉसबो एक बियर को मार सकती है और वो अपने क्रॉसबो को कभी फेंकेगी नहीं। देन हम देखते हैं एक आदमी को जो शायद हवडन के अंडर काम करता है। उसे पता चलता है विनलैंड और थॉरफिन के प्लान के बारे में, और वो उसके दोस्त को सीधा मना कर देता है उनके साथ जाने से, ये जानने के बाद कि उसको उसके वेपन्स और सॉर्ड को फेंकना होगा। वो कहता है एक सॉर्ड एक आदमी का सोल होता है, वो इसे किसी भी हालत में नहीं फेंकेगा।
रात को खाना खाते हुए थॉरफिन और बाकी सब अपनी स्टोरी सुना रहे थे। जब वो मिल्का गार्ड जाके नारोएल हॉर्न्स को बेचने की कोशिश कर रहे थे तो उनको जेल में डाल दिया गया था। तभी उनके घर का दरवाजा बजता है और थॉरफिन की माँ खोल के देखती है, कोई नहीं, पर घर के कोने से शायद कोई एक लड़की थॉरफिन का खोज कर रही थी और उससे बात करना चाहती थी। थॉरफिन बाहर आके पूछता है कि क्या वो उनका टीम ज्वाइन करना चाहती है। देन वो इंसान निकल के उनके सामने आता है जो एक बहुत बड़ा आदमी था और उसका नाम हेल्वर था। नाउ इसको देख के अगर तुमको कोई भी नाम याद आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हेल्वर जब घर में आके बैठता है तो उसको बाकी सब देख के चौंके हुए थे। देन उसे थॉरफिन की माँ खाना देती है और वो बड़े ही तमीज से खाने को खाता है। देन हेल्वर ये रिवील करता है कि वो एक भागा हुआ स्लेव है जो हवडन के लिए काम करता है। एनर भागने का रीजन पूछता है और हेल्वर बताता है कि उसे कभी भी किसी चीज के लिए पनिश नहीं किया गया और वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा काम भी कर लेता है। पर उसे एक परेशानी है कि उसे दूसरों मर्दों के साथ सोना पसंद नहीं है, उसे शर्म आती है। सब कंफ्यूज हो गए थे, हेल्वर लड़की या लड़का है। गुडरीड ने उसे अपने बारे में थोड़ा और बताने बोला और उसका बाप कौन है। देन वो अपना स्टोरी बताना शुरू करता है और मैं तुम्हें इसके 13 पेजेस के स्टोरी को एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो हेल्वर का जन्म हुआ था आयरलैंड में एंड उसने अपने माँ बाप का नाम मेंशन नहीं किया या वो भूल गया था। हेल्वर के जन्म लेने पर उसके फादर बहुत खुश थे कि एक बेटे ने जन्म लिया है। उसके फादर उसे हेल्वर नाम देते हैं और वो बड़े होकर उसके फादर के साथ बैटल में जाएगा। पर उसकी माँ झूठ बोलती है कि हेल्वर एक लड़की है ताकि उसके फादर उसे वॉर में ना ले जाए। देन हेल्वर के फादर ने उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट भी खो दिया। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि हेल्वर के फादर का नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। उस दिन से हेल्वर को एक लड़की का नाम दिया गया, कॉर्डेलिया या चौडेलिया, तुम जो भी बोलो। पर जैसे जैसे उसका शरीर बड़ा होता गया उसका चेहरा भी उसके बाप के जैसा दिखने लगा। देन वो और उसकी माँ शिप के थ्रू निकल गए एक ऐसा लैंड खोजने जहाँ वो अपनी तरह रह पाए। पर उनकी शिप एक आंधी में फंस गई और सिर्फ हेल्वर ही बच पाया। देन उसे एक स्लेव ट्रेडर ने पकड़ के स्लेव के तौर पर बेच दिया। देन उसको बेचना और खरीदना करते करते वो आइसलैंड आया। हेल्वर की स्टोरी सुनते सुनते कुछ लोग ऐसे रो पड़े थे। युल्वा थॉरफिन को रोते हुए कहती है थॉरफिन को अपने साथ हेल्वर को ले जाना ही होगा। वैसे पहले युल्वा ही भड़क गई थी और अपने टीम में ना लेने के लिए बोल रही थी हवडन का स्लेव है सुन के। ऑफ कोर्स थॉरफिन टीम में लेने के लिए तभी हवडन की एंट्री होती है। हवडन घर में घुसते ही सब शांत हो गए थे। थॉरफिन कुछ बोलना चाहता था पर हवडन उसकी कोई भी बात ना सुन के उसे उनके बीच का अरेंजमेंट याद दिलाता है जो था विनलैंड जाके सेटल होने के लिए उनको सब बनाने के लिए मटेरियल्स ही नहीं पर लोग भी चाहिए। हवडन अपने स्लेव हेल्वर को वापस ले जाने लगता है और थॉरफिन कॉर्डेलिया AKA हेल्वर से पूछता है क्या वो उसके पास एक डिटर्मिनेशन लेके नहीं आया था। शायद थॉरफिन या कोई भी हेल्वर को आगे भी कॉर्डेलिया ही बुलाए पर मैं इसे हेल्वर ही बुलाऊंगा। युल्वा बैकग्राउंड में बकबक कर रही थी। देन एनार हवडन से हेल्वर का प्राइस पूछता है जिस पे हवडन कहता है 80 शिप्स यानी कि 80 भेड़। हवडन कहता है कि ये सबसे बेहतरीन स्लेव है जो उसके पास है। हेल्वर के पास अच्छी बॉडी है, वो 10 लोगों का काम भी कर लेता है, कभी भी हवडन का विरोध नहीं करता और इसीलिए एक अच्छी प्राइस है। पर 80 शिप्स देना एनार और थॉरफिन के लिए इम्पॉसिबल था। हेल्वर उनको दिलासा देकर जाने लगता है कि उसको उसका प्राइस ऑलरेडी पता है और वो थॉरफिन को इसको लेकर और परेशान नहीं करना चाहता। देन थॉरफिन हवडन को 2 काउज ऑफर करता है। वो उनको बताता है कि वो भी एक स्लेव हुआ करता था, उसका काम था एक लैंड को क्लियर करना। उसने बहुत मेहनत की अपने फ्रीडम को वापस पाने के लिए और उसको मिल गया। एनार और उसने एक ही फार्म में काम किया है और हर दिन काम करने के साथ उनका फ्रीडम भी पास आता गया जिसके कारण सिर्फ 3 साल में उन दोनों ने 5 से 6 फार्म बनाने लायक लैंड को क्लियर कर दिया और ऐसा करते करते वो अपने काम में मास्टर बन गए। हवडन कहता है पर वो फिर भी उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस आइसलैंड में कुछ भी उगाने के लिए उनको मुश्किल तरीके से ही करना पड़ेगा जिसके लिए उसको ऐसे स्लेव की जरूरत होगी। देन थॉरफिन उसे मुस्कुराते हुए पूछता है क्या वो विनलैंड में एक फार्म स्टार्ट करना चाहता है। हवडन कहता है कि सिर्फ ये नहीं कि वो अगर विनलैंड जाएगा तो वो हेल्वर को लाएगा
उसके पास और भी काम है। देन थॉरफिन कहता है कि उनके शिप में कम जगह है, पर वो एक ऐसे व्यक्ति को जरूर लेना चाहेगा जो 10 लोगों का काम कर पाए। हफडन जाते हुए कहता है कि वो इसके बारे में सोचेगा। यूल्वा को विश्वास नहीं हो रहा था कि हफडन सच में इसके बारे में सोचेगा। थॉरफिन बताता है कि हफडन इस बात को सीरियसली लेगा क्योंकि हफडन ने ये दिल में ले लिया है। उसे शायद हफडन को और भी विलेन के बारे में बताना चाहिए। हर चीज की शुरुआत तब होती है जब हम एक दूसरे से बात करें और समझ पाए। शिप डॉक में कुछ लोग चप्पू ठीक कर रहे थे शिप में लगाने के लिए, और गुडरीड वहाँ कार्ली को ढूंढते हुए आती है। कार्ली तो उसे नहीं मिलता, पर उसे ये पता चलता है कि हिल्ड ने इन शिप्स को ठीक करने में बहुत मदद की है। वो एक अमेजिंग कारपेंटर है जो कुछ भी बना सकती है। गुडरीड चलते और गुनगुनाते हुए सोच रही थी कि वक्त के साथ हिल्ड भी बदल रही है और शायद थॉरफिन को वो माफ कर दे। थॉरफिन बहुत ही कूल, काइंड और ऑनेस्ट इंसान है। कोई भी वुमन उसके प्यार में कोई भी वुमन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्यार नहीं है, ये बस 2 साल ऑब्जर्वेशन के बाद हिल्ड थॉरफिन के इनर साइड को जानने लगी है। पर ये तो लव के जैसा ही है। तभी उसके सिर पे कार्ली का तीर आके लगता है। गुडरीड के पूछने पर वो बताता है कि उसे और उसके दोस्तों को हिल्ड ने ये खेलने वाली तीर कमान बना के दी है, और हिल्ड ने कार्ली के जूतों को भी ठीक करके दी है जो गुडरीड ठीक करने के लिए कार्ली को ढूंढ रही थी। गुडरीड जाते जाते ओवरथिंक कर रही थी कि सबके पास कुछ ना कुछ स्किल्स है, पर वो अभी भी एक अनस्किल्ड और एक सर्वेंट के जैसे है। तभी वो हिल्ड को देखती है। हिल्ड वहाँ थॉरफिन को ऑब्जर्व कर रही थी, जहाँ थॉरफिन के पास कुछ लोग आए थे विनलैंड के बारे में बात करने के लिए। उनको थॉरफिन अंदर बुला रहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। आइवर अपने साथ अपने स्वॉर्ड को ले जाना चाहता था एंड कहता है थॉरफिन को कि उसको ये एक्सेप्ट करना होगा। हिल्ड एकदम सीरियस मूड में थी। आइवर थॉरफिन से बहस कर रहा था कि विनलैंड में लोग होंगे जिनके भाषा हम नहीं जानते होंगे, तो उनको ये मुश्किल दे सकता है, तो इसीलिए उनको स्वॉर्ड की जरूरत होगी। पर थॉरफिन मना कर देता है। थॉरफिन कहता है कि विनलैंड के लोगों के पास शायद स्टोन के वेपन्स होंगे, उन्होंने अभी तक आयरन डिस्कवर नहीं किया। आइवर कहता है कि फिर भी उनके पास वेपन्स हैं। अगर हमारे पास वेपन्स नहीं होंगे तो हमको नीचा दिखाएंगे, अगर हम उनके बराबर नहीं होंगे तो वो हमारा फायदा उठाएंगे। तो अब क्या हम स्वॉर्ड ले जा सकते नहीं? थॉरफिन कहता है मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स इस स्वॉर्ड के लिए, पर पीस कैंट बी प्रोटेक्टेड बाय ए स्वॉर्ड। यहाँ सबके पास एक है, पर इस स्वॉर्ड का मैजिक तुम्हारे कान में कहता रहता है, नाउ ड्रॉ मी, यूज मी। अगर एक जन भी इसे यूज करता है तो सब करने लगते हैं। मौत और बदकिस्मती। गुस्सा सिर्फ गुस्से को बुलाता है और बदले की भावना के सामने नया बदला जन्म लेता है। एक बार शुरू होने पर कोई नहीं रोक सकता। मैं ये मानता हूँ पीस जो स्वॉर्ड के द्वारा हासिल की जाती है वो असली पीस नहीं है, और स्वॉर्ड का जादू है अपने चलाने वाले को भ्रम दिखाना। अगर वो विनलैंड में किसी भी विवाद में फंस गए तो वो किसी न किसी तरीके से बिना स्वॉर्ड के कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा, पर अगर हम स्वॉर्ड ले जाएंगे तो हम उन्हें यूज करेंगे, देन इट्स ओवर। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हम जानेंगे नहीं। मैं सोचता हूँ कि अगर ट्राई करा तो वो ठीक होगा। आइवर कहता है अच्छा, तो तुम लोगों को इकट्ठा करके ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो जिसका परिणाम तय है। देन वो चले जाते हैं। देन हिल्ड खड़े होकर रेज में कहती है कि उसे ये पसंद नहीं आया। स्वॉर्ड का जादू, क्या तुमने अब तक जो भी इविल काम किए हैं वो एक स्वॉर्ड पे डालना चाहते हो? मत भूलो थॉरफिन, एक गलत शब्द और तुम मरे। एंड थॉरफिन ये जानता था और गुडरीड पूरा टेंशन में आ गई थी। अगले दिन हफडन के यहाँ थॉरफिन और एनार 2 हॉर्स खरीदने के लिए आए थे विनलैंड ले जाने के लिए। थॉरफिन ने 2 हॉर्स और 24 शिप्स खरीदे हैं विनलैंड के लिए, और हफडन थॉरफिन का तारीफ कर रहा था कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। हफडन थॉरफिन को वेपन्स भी बहुत कम दाम में बेचना चाहता था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ हिज प्रॉपर्टी जो वो विनलैंड में इन्वेस्ट कर रहा है। इवन दो वो वॉर पसंद नहीं करता, बट श्योरली उसे कोई एनिमी नहीं चाहिए होगा जो उसे कंट्रोल कर ले। थॉरफिन उसे आइवर के बारे में बताता है जो कुछ पहले दिन हुआ, और हफडन आइवर के साथ सहमति दिखाता है कि सच में थॉरफिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जो वायलेंस से दूर होते हैं वही सबसे ज्यादा कंट्रोल में होते हैं। अगर वो थॉरफिन को अभी के अभी मारना चाहे तो वो नहीं मार सकता क्योंकि उनके बीच कुछ लॉज है और वो असेंबली। देन हफडन बकबक कर रहा था और थॉरफिन सुन नहीं रहा था। वो हफडन को कहता है कि थॉरफिन को वो क्यों नहीं मार सकता, इसका एक और रीजन उसके मन में आया है। उन दोनों के बीच एक ट्रेडिंग वाला पैक्ट है, अगर वो उसको मार देगा तो उन दोनों का ही लॉस होगा। जैसे कि एक कढ़ाई के बिना हम खाना नहीं बना सकते, और अगर खाना ना बनाया जाए तो कढ़ाई किस काम का।
एक को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। सो द पॉइंट इज वन कांट लिव विदाउट अदर। अकॉर्डिंग टू लीफ, विनलैंड के लोगों के पास ना व्हीट, ना शिप, ना है आयरन। वो उनको ये सब ऑफर कर सकते हैं और इसके बदले में वो भी उनको कुछ ऑफर करेंगे जो उनके पास नहीं है, और ऐसा करके एक डिपेंडेंस बना रहेगा, एक शांति भरा ट्रेड और डिपेंडेंसी जहाँ कोई मारा मारी नहीं होगा। अगर वो लोग कुछ दे भी नहीं पाएंगे तो उनके पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी तो होगी ही। थॉरफिन हफडन को थैंक यू कहता है और नेक्स्ट टाइम जब वो आइवर से मिलेगा तो उसको सब एक्सप्लेन करेगा एंड बताएगा कि ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, इवन देयर इज अ चांस ऑफ सक्सेस। थॉरफिन जब जाने वाला था तब कॉर्डेलिया एक हेल्वर आके बताता है कि उसे विनलैंड जाने के लिए परमिशन मिल गई है। देन हफडन थॉरफिन से उसका बेटा बनने के लिए और उसका आइसलैंड का भी मालिक बन जाने के लिए पूछता है। ये सुनने के बाद आसपास के लोग सब शॉक हो गए थे। थॉरफिन और एनार सोच रहे थे और हफडन के साथ बात कर रहे थे इस ऑफर को लेके जिसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि तभी वहाँ सब लोग देखते हैं कि समुंदर से एक शिप आ रही है जो कि सिगार्ड का था। सिगार्ड और हैट अपने बच्चे को लेके आए थे और सिगार्ड की माँ वहाँ आके बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उनका पोता जो आया है। बच्चे का नाम था एंजाल। हफडन को देने पर बच्चा थोड़ा मुंह से आवाज क्या निकालता है। हफडन को लगता है कि उसे ग्रैंडपा बुलाया। भाई बच्चा अभी 8 महीने का था, कैसे बोल सकता है। पर हफडन को लग रहा था कि बच्चा एक एक्सेप्शनल जीनियस है जो 100 साल में एक बार आता है। वो बच्चे को लेके सारे लोगों को बताता है, मैं सिगार्ड के बेटे एंजाल के नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टी करता हूँ। वेल नेवर माइंड ब्रदर। सिगार्ड आके थॉरफिन को अपने मैरिज और विनलैंड के बारे में एनकरेज और प्रेज करता है। थॉरफिन सोचता है सब स्मूथली जा रहा है, विनलैंड का डेवलपमेंट सक्सेसफुल होगा। और कुछ ही महीनों के बाद स्प्रिंग का महीना भी आ जाता है। थॉरफिन घर के बाहर गर्म पानी से नहा रहा था। शिप्स लोड हो रहे थे। देन एनार सावधानी से एक बॉक्स को रख रहा था जिसमें गॉडेस थी। ये गॉडेस कौन है वो तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगा। हेल्वर को यूल्वा ने उसके साइज का एक न्यू ड्रेस बना के दिया। एवार और बाकी दोनों भी आ गए थे और गुडिट को दिखाया कि वो बिना स्वॉर्ड के आए हैं, बट ऑफ कोर्स दे आर हाइडिंग समथिंग। देन थॉरफिन वहां आया, सब प्रिपरेशंस को कंफर्म किया और फाइनली वो निकल गए विनलैंड के लिए। सब अपने अपने लोगों को फेयरवेल कर रहे थे, पर शिप में थॉरफिन पूरा सीरियस मूड में था। ग्रीनलैंड में समुंदर के किनारे चट्टान पर लीफ बैठे बैठे सो रहा था और तभी सामने से थॉरफिन के शिप्स आ रहे थे। लीफ का फार्म जो है वो ग्रीनलैंड में दक्षिण में है और 1200 किलोमीटर दूर है विनलैंड से। थॉरफिन शिप से उतर के लीफ से मिलता है और वो बताता है कि वो यहाँ 2 दिन रुकेगा। थॉरफिन को पता चलता है लीफ जो अभी बूढ़ा हो गया है उसे हर बात 2 बार बोलने पर ही सुनाई देती है। थॉरफिन जब बगाइस का खोज करता है देन उसे पता चलता है कि वो किसी काम का नहीं है क्योंकि वो हर समय सिर्फ गैम्बलिंग करता रहता है। थॉरफिन और लीफ जब बात कर रहे होते हैं, लीफ कहता है कि वो अभी बूढ़ा हो गया है, उसे थॉरफिन और बगाइस जैसे जवान लोगों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। थॉरफिन का जो मन करे वो उसे करना चाहिए। थॉरफिन कहता है वो लीफ को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता, उसे लीफ से और भी बहुत कुछ सीखना है। देन तभी लीफ उसे एक ओल्ड स्मोक पाइप देता है जो उसने कई साल पहले विनलैंड के आदिवासियों से लेकर आया था। लीफ बताता है कि वो आदिवासी एक तरह का हेड भी पहनते थे जो उसे ठीक से याद नहीं क्योंकि उसे विनलैंड गए 20 साल हो गए हैं। तभी थॉरफिन को उसके 20 साल पहले की कहानी याद आती है। देन लीफ उठ के थॉरफिन से कहता है तुम अब बड़े हो गए हो, अगर थॉर्स तुम्हें देखता तो उसे बहुत सुकून मिलता। अपनी दिल की सुनो मेरे बेटे। विनलैंड निकलने के दिन कुछ समय पहले एनार कैप्टन के साथ उनकी चौथी शिप का बैलेंस ठीक करने को डिस्कस कर रहा था। गुडरिड अपने सिस्टर इन लॉ को बता रही होती है मिल्का गार्ड के बारे में। वहाँ उन्होंने कैसे कैसे स्टोन के स्टैचूज देखे और अब वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये दुनिया सच में बहुत बड़ी है। गुडरिड का भाई ओत्तो आता है और उसे गुडरिड थॉरफिन से मिलाती है। जब वो तीनों बात कर रहे थे वहाँ एक शिप से कुछ लोग बगाइस को बांध के लेके आते हैं। उसने 33 पाउंड्स ऑफ गोल्ड गैम्बलिंग में उड़ा दिए और सब उस पे चिल्ला रहे थे। अपना कर्जा चुकाने के लिए घर पे बगाइस के पास 31 पाउंड्स तो थे पर 2 पाउंड्स के लिए वो बगाइस को सेल करने वाले थे। देन थॉरफिन ने अपने से 2 पाउंड दे के बगाइस को छुड़वाया। बगाइस बताता है कि उसके पास 40 पाउंड तो थे
पर उसके साथ की वो लड़की ने उन पैसों को चुरा लिया, देन भाग गई। देन बगाइस विनलैंड जाने का फैसला बनाता है ताकि वो इससे भी ज्यादा पैसे बना पाए वहाँ जाके। थॉरफिन की शिप्स वेस्ट की तरफ जाती रही 10 दिनों तक, पर उनको कोई लैंड नहीं दिख रहा था, बल्कि कुछ लोग तो एक दो वेल्स को देखकर पानी वाले मॉन्स्टर समझ रहे थे जो उनको खा जाएंगे, और कुछ को तो लग रहा था कि अगर दुनिया फ्लैट है तो वो किनारे पे जाके गिर ना जाए। हिल्ड कार्ली को बताती है कि ये दुनिया शायद गोल है, और कार्ली स्मार्ट था तो वो समझ जाता है, और इतनी छोटी उम्र पे वो कहता है कि एक सर्कल का एंड पॉइंट सेंटर में होता है, और ये सुनकर हिल्ड चौंक जाती है। बगाइज ऊपर बैठा था और वो पक गया था कि इतने दिनों से उसे कोई भी लैंड नहीं दिखा। सडनली उसे थोड़ा सा लैंड दिखाई देता है और वो सबको चिल्ला के बताता है, पर उसे एक और चीज दिखाई देती है, और वो कोई व्हेल नहीं था। वो क्रिएचर तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, पर बगाइज इसे देखकर नीचे गिर जाता है और 3 घंटे तक बेहोश रहता है, एंड उठ के सब कुछ सबको बताता है। थॉरफिन और बाकी सब हेलू लैंड और मार्क लैंड के बीच कहीं रुके थे आराम करने के लिए। अगले दिन सब मार्क लैंड पहुंचते हैं, और कुछ लोग आगे जाने से कतरा रहे थे क्योंकि ये जगह ग्रीनलैंड से तो अच्छा था, पर एनार उन्हें बता रहा था कि उन्हें विनलैंड जाना है, यहाँ रुके नहीं रहना। एनार थॉरफिन से हेल्प मांगता है उन्हें कन्विंस करने के लिए, पर थॉरफिन यहाँ मार्क लैंड में अपनी एक बोट भरी लोगों को छोड़ने वाला था। एनार के शौक होने पर वो कहता है बेसिकली वो यहाँ एक चेक पॉइंट बना रहा है ताकि फ्यूचर में काम आ सके। हिल्ड ये सुनने के बाद सोचती है कि ये एक फाइटर की सोच है, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर। एवर अपने लोगों से कहता है वो थॉरफिन के साथ जाएंगे क्योंकि वो स्मार्ट तो है लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। जिस समय थॉरफिन एक छोटी सी गलती करेगा, एवर उसका चांस मिस नहीं करेगा। अगले दिन वो निकलते हैं 4 शिप के साथ, और कुछ दिन बाद वो पहुंच गए विनलैंड। उन्हें वहां एक घर दिखाई देता है और सब बहुत खुश थे, पर थॉरफिन को एक स्टोन की एरो मिलती है, और उस घर के ऊपर और भी स्टोन के एरोस थे। नाउ अब उन्हें इस विनलैंड में एक ऐसी जगह को ढूंढना है जिस जगह को आज तक किसी ने छुआ ना हो। सारे लोग साउथ की तरफ जा रहे थे ताकि एक सेफ लैंड खोज सके। एवर थॉरफिन से और कितनी दूर जाना है इस पे शिकायत कर रहा था। देन थॉरफिन उसे 5 रिक्वायरमेंट्स बताता है उनके लिए एक परफेक्ट लैंड के लिए। पहला, उन्हें एक समुंदर का किनारा चाहिए ताकि वो शिप डॉक बना पाए। दूसरा, उन्हें एक फ्रेश वाटर का रिवर या एक तालाब चाहिए। तीसरा, एक बड़ा फॉरेस्ट नेसेसरी वुड के लिए। चौथा, एक बड़ा समतल जगह फॉर फील्ड्स। उन्हें लग रहा था कि ऐसा जगह ढूंढना मुश्किल होगा, पर उन्होंने ऑलरेडी बहुत आसानी से ढूंढ लिया। एनार मिट्टी की क्वालिटी को चेक कर रहा था जो कि बहुत अच्छा था वीट लगाने के लिए, एंड यही 5वां रिक्वायरमेंट था। एवर लोगों को अपनी शिप्स अनलोड करने के लिए बोलने वाला था, पर थॉरफिन उसे रोकता है क्योंकि उन्हें पहले ये देखना होगा कि ये जगह किसी और का तो नहीं है। थॉरफिन और हिल्ड जंगल में एक राउंड मारने जाते हैं, और एवर सबको ऑर्डर दे रहा था कि किसको क्या करना है। वो हेल्वर को बुलाकर अपना भारी सामान उठवाता है। इवन सो थॉरफिन ने बोल कर रखा था कि हेल्वर को अभी कोई काम नहीं करवाएगा। जंगल में हिल्ड सूरज की किरणों का नशे की तरह आनंद ले रही थी। उनको कोई भी आदिवासी लोग नहीं दिख रहे थे, पर उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि कभी भी स्टोन एरोज उनकी तरफ आ सकते हैं। तभी सडनली उनको कुछ आवाज सुनाई देता है। थॉरफिन उतरकर 2 बैग्स रखता है एज ए गिफ्ट उन आदिवासियों के लिए, जिसमें कपड़े, दूध, सिल्वर कॉइन्स, पोर्क, व्हीट ब्रेड रखा था और एक चाकू भी रखा था ताकि वो थॉरफिन के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जानने लगे। थॉरफिन जाते जाते बहुत खुश था कि वो उनको पहली मुलाकात में गिफ्ट दे पाया और उन्होंने उन पे अटैक भी नहीं किया। और हम देखते हैं कुछ लोग उन गिफ्ट्स को खोल रहे हैं। विनलैंड में एक अच्छी जगह ढूंढने के बाद उसी दिन थॉरफिन और बाकी सब अपने अपने काम में लगते हैं। कुछ पेड़ काट रहे थे, कुछ घर बना रहे थे, और कुछ अपनी भेड़ और काउस को अपनी अपनी जगह ले जा रहे थे, और बाकी कुछ लोग और कैप्टन वार्गर वापस ग्रीनलैंड जा रहे थे। थॉरफिन उनको बाय बोलता है। देन एनार थॉरफिन को ले जाता है एक बड़ी पत्थर के पास जहाँ से पूरा विलेज दिखता है। वो यहाँ गॉडेस को बिठाने का प्लान बनाते हैं। वो उसके ऊपर एक छत बनाते हैं और हिल्ड पत्थर में एक बेस बनाती है। वो गॉडेस को लाकर ऊपर बेस में बिठाते हैं, और कपड़ा हटाने के बाद हमको दिखाई देता है एक स्टैचू। पर सब लोगों ने स्टोन स्टैचू पहली बार देखा था, इसलिए वो इसे एक इंसान पत्थर में बदल गया है ये सोच रहे थे। एनार और थॉरफिन को ये स्टैचू ग्रीस में मिला था जो टूटा हुआ पड़ा था।
तो इसे ठीक करवा के ले आ गए। स्टैचू एकदम अनहील्ड की तरह दिखती थी, तो इसे एनार वही नाम देता है। विलेज दिन ब दिन बड़ा होता गया और पता नहीं ये किसने कहा, पर विलेज के लोग इसे अनहील्ड विलेज बुलाने लगे। थॉरफिन के 5 शिप्स में से एक उसने मार्कलैंड छोड़ा और 3 शिप्स को वो लोगों के ट्रांसपोर्ट और सप्लाईज के लिए यूज कर रहा है ग्रीनलैंड और विनलैंड के बीच, और एक को वो अपने लिए यूज करता है। अनहील्ड विलेज को बेस मानते हुए वो बस कोस्ट से गुजर रहे हैं और अब वो जहाँ है वहाँ से दूसरे रास्ते वो वापस जा सकते हैं। सो बेसिकली ये एक बड़ा आइलैंड है। अगर ऑथर या एडिटर एक प्रॉपर मैप दे देते तो समझाने में आसानी होती। देन एवर थॉरफिन से बोलता है कि उनको और भी शिप्स बनाना होगा, क्योंकि अगर आदिवासी लोगों ने उन पे कभी भी हमला कर दिया तो लड़ाई के लिए उनको 1 से ज्यादा शिप्स चाहिए होंगे। थॉरफिन के ये कहने पर कि उन्हें आदिवासी लोगों को एनिमी समझना बंद करना होगा, एवर भड़क जाता है और कहता है ये एक लीडर की जॉब है हर समय सब कुछ के लिए रेडी रहना, क्योंकि उसके ऊपर 40 लोगों की जिंदगी है। माहौल थोड़ा सा शांत होता है और थॉरफिन पूछता है कि क्या एवार को वॉर पसंद है, और एवार कहता है कि ये एक आम बात है एक आदमी को वॉर पसंद होना। देन थॉरफिन कहता है ऐसा जरूरी नहीं, मेरा एक दोस्त है जो वॉर को मेरे से ज्यादा हेट करता था जब वो जवान था, बट वो अभी हर दिन वॉर में रहता है एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही इज किलिंग पीपल समवेयर। पर अभी भी वो किसी भी चीज से ज्यादा वॉर को हेट करता है। देन एवार चीर के कैंप के अंदर चला जाता है। विलेज के 40 लोग मिलके फॉरेस्ट के कुछ इलाके के पेड़ों को काट के फार्म बनाने के लिए साफ कर रहे थे। देन थॉरफिन और एनार ऐश यानी कि राख को जमीन में स्प्रेड कर रहे थे ताकि इस रेड सॉइल में फसल अच्छे से उगे। तभी उन दोनों को झाड़ियों से आवाज आती है आदिवासी लोगों की। वो दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन लोगों को नहीं देखा ताकि वो आदिवासी नर्वस न हो जाए, पर उन आदिवासियों का कुछ और ही प्लान था उन पे हमला करने का। पर उनको लगा कि थॉरफिन ने उन्हें देख लिया, जो उनके हिसाब से इम्पॉसिबल है। शायद वो यानी कि थॉरफिन एक ग्रेट वॉरियर है। देन वो आदिवासी वापस चले जाते हैं अपने बस्ती में दूसरों को बताने कि उन्होंने क्या देखा। बस्ती में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें वो एक्स चाहिए जो थॉरफिन के लोग यूज कर रहे थे पेड़ को इतने आसानी से काटने के लिए, एंड कैसे उनमें से एक बड़ा आदमी अकेले एक इंसान से भी मोटे लॉग को उठा के ले जा रहा था। अगर वो वॉर करेंगे तो शायद वो उनसे जीत नहीं पाएंगे। कुछ उनमें से थॉरफिन के लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने इन आदिवासियों को दोस्ती करने के लिए 3 बार गिफ्ट्स दिए हैं। भाई इतने गिफ्ट्स में तो मैं भी दोस्त बन जाऊं। तभी वहाँ एक शैमान यानी कि तांत्रिक आती है और उनको बताती है कि वो व्हाइट पीपल्स यानी कि थॉरफिन के लोग पेड़ को काट के इसलिए साफ कर रहे हैं ताकि वो एक फार्म लैंड बना सके जहाँ पे वो बीन्स, कॉर्न्स, पम्पकिन्स उगा सके। बट उसने कुछ ऐसे भी व्हाइट पीपल्स देखे हैं जो पेड़ों को जलाते हैं फील्ड्स बनाने के लिए, और उन पेड़ों की रोने की आवाज गूंजती है उसके कानों में। शैमान वो बता रही है जो वो जानती है, और अब बाकी लोग खुद में ये डिसाइड करे क्या पेड़ों को काटा जाए बहुत सारे फूड के लिए या पेड़ों की आशीर्वाद से ऐसे ही जिया जाए। थॉरफिन एक पेड़ की टहनियां काट रहा था और वो बैठे हुए सोचता है सर्दियां आने लगी हैं और अगले स्प्रिंग तक यहाँ व्हीट फील्ड्स होंगे, और तभी वो देखता है कि कुछ आदिवासी लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं। तभी विलेज के कुछ लोग थॉरफिन की तरफ स्पीयर लेके जा रहे थे ये देखने कि क्यों वो आदिवासी आ रहे हैं। इन आदिवासियों में से एक जन थॉरफिन पे स्पीयर पॉइंट करता है। ये देखकर एवार अपने दोस्त को तुरंत उसका तलवार देने बोलता है, और जैसे ही वो निकालता है थॉरफिन हंसने लगता है कि उनके दिए गए चाकू से इस आदिवासी ने एक स्पीयर बनाया है। वो आदिवासी थॉरफिन को कुछ बोल रहा था जो उसको समझ नहीं आ रहा था, और ना ही थॉरफिन की बातें उसको। सब कुछ ठीक था। विलेज के लोग बोल रहे थे पता नहीं कौन गधे ने चिल्ला के कहा कि आदिवासी ने हमला कर दिया है। एवार को लग रहा था कि उसकी स्वॉर्ड निकालते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। बट गुडरिड, काली और बाकी सब वहां आते हैं और थॉरफिन उसके लोगों को बुलाता है और कहता है कि ये आदिवासी उनके लिए रिटर्न गिफ्ट्स लाए हैं। थॉरफिन उसके लोगों को नॉर्डिक पीपल कह के आदिवासियों को इंट्रोड्यूस करता है और वो आदिवासी खुद को एलनू पीपल कह के इंट्रोड्यूस करते हैं। वो आदिवासी थॉरफिन को कुछ बोल रहा था और थॉरफिन को लगा कि उसका नाम वो पलमुक बता रहा है। सब ये देख के शॉक हो गए थे कि थॉरफिन उनका लैंग्वेज समझ रहा है। थॉरफिन और सब आदिवासियों के गिफ्ट्स को खोल के देख रहे थे। पहला एक स्टोन प्लेट
प्लेट मिलता है। देन उन्हें मिलता है भुट्टा जो उन्होंने पहली बार देखा था। देन उन्हें मिलता है मैपल सिरप जो टेस्ट करने के बाद उनको हनी जैसा लग रहा था। बट लेट मी टेल यू, इन रियल लाइफ मैपल सिरप हनी से भी ज्यादा टेस्टी होती है। गिफ्ट्स खोलने के बाद थॉरफिन अपने लोगों को बोलता है कि वो अब से एलन्यू लोगों के साथ ट्रेडिंग शुरू करेगा। एक दिन एलन्यू के लोग उनको उस स्टोन प्लेट का यूज दिखा रहे थे जो कि था खेलना। एलन्यू और थॉरफिन के आर्नहील्ड विलेज का रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा था। एक दिन जब सब फील्ड्स में व्हीट सीड्स गिरा रहे थे तभी वो देखते हैं कैप्टन वार्गर के शिप्स वापस आ रहे हैं। वो अपने साथ बहुत सारे सप्लाईज लेके आए थे विंटर को सरवाइव करने के लिए। दूर की झाड़ियों से शमैन और उसकी साथ की एक लड़की उनको देख रही थी। उस लड़की को चिंता हो रही थी शायद और भी लोग इस आइलैंड में आ सकते हैं और क्या ये आइलैंड के लिए ठीक होगा। ये लोग बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं। मुझे एक सपना आया था जहाँ मैं चल रही हूँ और सूरज की किरणों से जल रही हूँ और जहाँ कोई पेड़ नहीं है। शैमैन उसे कहती है कि जब पलमुक और उसके लोग थॉरफिन का विलेज एक्सप्लोर करने जाए शिप से तब वो भी जाके देखे कि उसका सपना इनके साथ जुड़ा तो नहीं। कार्ली अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा था एक झूले को लेके और दूसरी तरफ जमीन के बंटवारे को लेके विलेज के लोग लड़ाई कर रहे थे। लोग जमीन के कई बड़े बड़े पार्ट्स में अपना हक जमा रहे थे। थॉरफिन को लगा नहीं था कि लोग खुद की जमीन के लिए इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। हेल्वर भी थॉरफिन को ये डरते हुए कहता है कि उसको भी हवडन के बिहाफ में जमीन रखना था। हेल्वर थॉरफिन को कुछ बोलने जाता है पर रुक जाता है। तभी एक फ्लैशबैक हमारे सामने आता है जहां हेल्वर को एक बार समझा रहा था एक स्वॉर्ड की इम्पोर्टेंस और वो इसे तब तक यूज नहीं करेगा जब तक इसका काम ना हो। पर हेल्वर उसकी बात ना सुन के थॉरफिन को उस स्वॉर्ड के बारे में बताने जा रहा था। देन एबार का दोस्त हेल्वर को समझाता है कि वो उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है, अगर जरूरत पड़ी तो उसे लड़ना होगा। शायद थॉरफिन को लड़ना नहीं आता इसलिए वो वॉर को हेट करता है, पर थॉरफिन की मदद तुम कर सकते हो उसकी सेटलमेंट को प्रोटेक्ट करके। बेसिकली वो उसे मैनिपुलेट कर रहे थे। थॉरफिन को पता लगता है कि कार्ली ने अपने दोस्तों के साथ लड़ाई की है और अब उसे रिग्रेट हो रहा है। वो थॉरफिन से पूछता है क्या टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। देन थॉरफिन कहता है कभी कभी टाइम सब ठीक नहीं करता, तुमको माफी मांगना पड़ता है। ये सुनने के बाद कार्ली उनसे माफी मांगने जाता है। विलेज के लोग एक कुआं बनाते हैं पीने के पानी के लिए, पर वो पानी फिर भी थोड़ा सा सॉल्टी था। थॉरफिन कहता है कि वो इस पानी को 1 महीने तक बॉयल करके पिएगा और देखेगा कि ये पॉइजनस तो नहीं। एनर कहता है कि अगर ये पानी पॉइजनस हुआ तो उन्हें दूर के रिवर से यहाँ तक पानी का रास्ता बनाना होगा जिसमें बहुत मेहनत लगेगी। तभी थॉरफिन से मिलने पलमुक और उसके लोग फार्म के ऊपर से आ रहे थे और थॉरफिन और एनार उन्हें दौड़ के रोकने जाते हैं। वो शैमैन के साथ की लड़की आके उनसे पूछ रही थी कुएं के बारे में, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़की उनसे ठीक से बात ना कर पाने पर फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चली जाती है कोस्ट के पास जहां उसने पहली बार एक शिप देखा। और वो जैसे ही उस शिप को छूने जाती है एक बार उस पे आके चिल्लाए उठता है और वो डर के वहां से भाग जाती है। वो फिर से बगाइस के पास हाफते हुए जाती है और उसे पीछे से एक पागल शिप आके हेडबट मारता है। बगाइस उस भेड़ को रोकता है और वो डर के पूछती है उसकी भाषा में कि ये क्या है, वो क्या कहना चाहती है। बगाइस समहाउ समझ जाता है और कहता है कि ये एक शिप है। देन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। विंटर के समय रिवर में जब कुछ महिलाएं कपड़े धोने जाती हैं, एक भालू को देखकर डर जाती हैं और भाग जाती हैं, पर भालू उनको देखकर उनसे तेज भागता है। हिल्ड, थॉरफिन और कुछ लोग आके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। देन हिल्ड कहती है कि वो 3 दिन के लिए दक्षिण की फॉरेस्ट में अकेली जाएगी बियर को मारने। ट्रेल का पीछा करते हुए वो सोचती है बहुत साल हो गए बियर को ऐसे खोजे हुए, वो सिर्फ बच्चों के लिए एक टीचर बन गई है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कार्ली हिल्ड से पूछ रहा था वो हर समय थॉरफिन के साथ लड़ाई क्यों करती रहती है। हिल्ड के पूछने पर वो बताता है ऐसा उसे बगाइस ने कहा था। वो पूछता है क्या थॉरफिन ने उसके साथ कुछ गलत किया है, अगर ऐसा है तो थॉरफिन को बहुत अफसोस है। क्या वो थॉरफिन को माफ कर देगी जब टाइम आएगा। प्रेजेंट में हिल्ड ने उस बियर के केव को ढूंढ लिया है जो अभी हाइबरनेशन में चला गया है एक डियर को खाने के बाद। रात को हिल्ड एक पेड़ के नीचे सो रही थी। वुल्फ चिल्ला रहे थे और तभी उसे फुटस्टेप सुनाई देती है। What the fuck? वो इंसान या भालू हिल्ड से पूछता है क्यों उसने बियर को नहीं मारा। हिल्ड कहती है कि ये उनकी भूल थी, उन्होंने उस बियर के नॉर्दर्न इलाके को अपना विलेज बना लिया जिससे वो हाइबरनेशन के लिए ठीक से खाना नहीं खा पाया, पर अब वो हाइबरनेट कर रहा है सो इट्स ओके। वो बियर की मुंडी कहता है पर मैंने तो सोचा था तुम बियर को हेट करती हो बिकॉज बहुत पहले तुम्हारे एक लीडर को एक बियर ने मार दिया था और अब तुम बियर को समझने लगी हो। शैमैन एक झोपड़ी में, अरे ये तो लड़का है। वेल नेवर माइंड।
शैमैन एक झोपड़ी में बैठ के रिचुअल कर रहा था फ्यूचर देखने का, जो स्किल उसे विरासत में मिला था, पर उसे रिचुअल हो नहीं रहा था। तभी एक ब्लास्ट होता है और उसे दिखाई देता है नॉर्स के लोग वॉर कर रहे हैं गन्स और कैनन्स से, जो उसने कभी नहीं देखा था। पर वहाँ कोई एल्नू के लोग नहीं थे। तभी एक और ब्लास्ट होता है और अब वो आसमान से गिरते हुए देखता है एल्नू के लोग कॉर्न फार्म कर रहे हैं। देन देखता है एल्नू के लोग बियर की चमड़ी बेच के गन्स खरीद रहे हैं और चलाना सीख रहे हैं। शैमैन देखता है लोग डिजीज से मर रहे हैं, लैंड डिस्ट्रॉय हो रहा है, शायद और भी नॉर्स के लोग होंगे जो हमारे लैंड और लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तभी एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। शैमैन कहता है हमें नॉर्स के लोगों से छुटकारा पाना ही होगा। और तभी उसका आँख खुलता है और वो देखता है कि उसकी साथ की लड़की रो रही थी और वो झोपड़ी भी पूरी टूट गई थी। नाउ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब थॉरफिन ने जोम्सबर्ग को डिसबैंड कर दिया था। वन पीस के फैन कमांडर वार्गर इसके बाद जोम्सबर्ग से निकल के कुछ और 20 डाई हार्ड फैंस के साथ पायरेट्स बन जाते हैं। एक दिन एक साथी उनको आके एक शिप का खबर देता है जिसमें बहुत सोना है, और उस शिप के पीछे वो जैसे ही जाते हैं उनके कुछ समझने से पहले ही किंग कनूट के वॉर शिप्स उनको आके घेर लेते हैं। देन किंग कनूट के ऑर्डर्स पे जैसे ही उनका गला कटने वाला था और वेलहेला दिखने वाला था, थॉरफिन आके उनको रोकता है। कमांडर वार्गर उसके शिप के पीछे ही गए थे जब वो ईस्ट से ट्रेडिंग करके पैसे लेके लौट रहे थे। वार्गर और उसके साथी अब मरने के बाद वेलहेला जाएंगे, इसमें टिप्पणी करते हुए थॉरफिन वेलहेला को लेकर एक बहुत बड़ा ज्ञान पेलता है और लास्ट में कहता है क्या वो थॉरफिन को ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो एक न्यू कंट्री बनाने वाला है यहाँ से बहुत दूर। पर वो ये नहीं जानता कि वो ये कर पाएगा कि नहीं। और इस पे इस बार कनूट हमको दूसरी बार हंसते हुए दिखता है। पहली बार कब दिखा था वो तुम मुझे कमेंट करके बताओ। और ऐसे ही कैप्टन वार्गर थॉरफिन से मिले। देन हम देखते हैं कैप्टन वार्गर आइसलैंड के लिए निकल रहे थे थॉरफिन को बाय बोल के। गर्मी के महीनों में हम देखते हैं थॉरफिन और बाकी सब ने जो व्हीट सीड्स लगाया था वो फाइनली ग्रो हो चुके हैं और थॉरफिन और बाकी सब मिलके फसल काट रहे थे। हिल्ड एक मैनुअल थ्रेशिंग मशीन बनाती है व्हीट ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए। जब हिल्ड के कहने पर हेल्वर मशीन को चलाता है और एनर उस पर डरते हुए व्हीट्स डालता है। तब हिल्ड समझा रही होती है कि ये कैसे काम करता है और बिल्कुल साफ साफ बिना किसी डस्ट के व्हीट ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं। और ये चीज देख के सिर्फ एनर और थॉरफिन ही नहीं बल्कि सारे लोग चौंक गए थे। थॉरफिन कह रहा था ये एक रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी मशीन है क्योंकि इस काम को हाथ से करने में बहुत टाइम लगता है। तभी एक पागल आदमी पीछे से आके इसे विच क्राफ्ट कहता है और भाग जाता है। सब लोग हिल्ड की बहुत तारीफ कर रहे थे कि हिल्ड बहुत स्मार्ट है और हिल्ड ब्लश करने लगती है। बगाइस निस्का को एनिमल्स के नाम सिखा रहा था जब वो देखता है गुडरीड और कुछ महिला जन मिलके ब्रेड बना रहे थे। आइवर को उसका दोस्त कहता है थॉरफिन एक अच्छा इंसान है, वो अपना बोझ किसी और पे नहीं डालता। आइवर एग्री करता है पर कहता है वो एक लीडर है, अगर जरूरत पड़ी तो उसे स्वॉर्ड उठाना पड़ेगा। कुछ लोग पलमुक को घोड़ा चलाना सिखा रहे थे और मजे कर रहे थे और थॉरफिन एनआर उन्हें दूर से देख रहे थे। तभी गुडरीड और हिल्ड ब्रेड बना के थॉरफिन को दिखाने लेके आते हैं। देन गुडरीड एक गुड न्यूज थॉरफिन को सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है। ओह गॉड, फाइनली गुड जॉब थॉरफिन। थॉरफिन इस खबर से बहुत खुश था। हिल्ड सोचती है कोई फायदा नहीं है, गुस्से को पकड़ के रखना बेकार है। देन थॉरफिन को कहती है थॉरफिन मैंने अपने आंखों से तुम्हारा पश्चाताप देख लिया है, मैंने तुम्हें माफ किया। थॉरफिन उसके सामने जाता है, वो कुछ कह नहीं पा रहा था और रोने लगता है। हिल्ड कहती है तुमने मेरे रिवेंज की कर्ज से आजाद होने के लिए बहुत मेहनत की है, तुम शानदार तरीके से लड़े, यू आर ए ट्रू वॉरियर। हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया था। थॉरफिन और एनआर एक स्टोन के ऊपर फ्रीडिर लिखकर जमीन में बैठाते हैं उन लोगों की शांति के लिए जिनको थॉरफिन ने अपने पास्ट में मारा था। समुद्र से कमांडर वार्गर के शिप्स लौट रहे थे। वो जब लैंड पे उतरते हैं थॉरफिन उनसे मिलने आता है। वार्गर थॉरफिन को एक बैड न्यूज देता है। वार्गर जब मार्क लैंड जा रहा था और जब उसका शिप किनारे के नजदीक पहुंचता है एक एरो आके उनके शिप में लगता है और 2 एरो उनके ऊपर से निकलते हैं। इस चेतावनी की वजह से उनको वहां रुकना ठीक नहीं लगा क्योंकि उनके शिप्स में बहुत सामान था। थॉरफिन इस डिसीजन को अप्रिशिएट करता है। देन वो दोनों और आइवर मार्क लैंड के लिए निकलते हैं। 8 दिन के ट्रैवलिंग के बाद वो मार्क लैंड पहुंचते हैं पर वहाँ कोई भी नहीं होता। थॉरफिन वहाँ के एक घर में जाके देखता है जो बिल्कुल सही सलामत था। जमीन में बहुत सारे तीर गड़े हुए थे और इतने बड़े अटैक का कारण थॉरफिन को समझ नहीं आता। उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, ना कोई लोग ना कोई डेड बॉडीज। रात को सब वहीं पे रुकते हैं।
थॉरफिन एक कटोरा बजाकर उन लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है जिन लोगों ने हमला किया। आइवर के पूछने पर वो कहता है कि वो बस उन आदिवासी लोगों से बात करना चाहता है। आइवर भड़क जाता है और कहता है कि उसके इस एक्सपेरिमेंट के कारण से यहाँ मार्कलैंड में उसके लोगों को मरना पड़ा। वार्गर कहता है हम श्योर नहीं हो सकते कि वो सब मर गए, क्योंकि यहाँ ना कोई बॉडीज है ना कोई बोट्स है, शायद वो भाग गए होंगे। थॉरफिन को विश्वास है कि वो सब जिंदा होंगे, बट वो उनके भारी शिप्स को एक होपलेस सर्च में नहीं ले जा सकते। अफसोस वो कल सुबह ही विनलैंड लौट जाएंगे। आइवर और भड़क जाता है और कहता है विनलैंड सिर्फ उसका नहीं है। अगर यहाँ के लोगों के पास अच्छे वेपन्स होते तो आज ये हाल ना होता। उसे हवडन से वेपन्स खरीद लेने चाहिए। थॉरफिन वापस आके सबको मार्कलैंड के लोगों के बारे में बताता है जो मिसिंग है और शायद जिंदा हैं, और इस घटना के साथ पलमुक के ट्राइब का कोई कनेक्शन नहीं है, तो उन पे शक ना करे और दोस्ती बनाए रखे। एनार और कुछ लोग बात कर रहे थे कि शायद पलमुक का ट्राइब अच्छा है। तभी एक पागल इंसान मिस्टर युग उल्टा पुल्टा बिना किसी सबूत के एलिगेशन से उनके मन में फिर से इन एल्नू के लोगों के खिलाफ डाउट उठा देता है। एल्नू के बस्ती में शैमैन लोगों को समझा रहा होता है कि उसने फ्यूचर देखा है। ये नॉर्स के लोग उनके फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इस आइलैंड को छीन लेंगे, तो उनको इन्हें यहाँ से जल्दी भगाना होगा। पर उसके बातों में ज्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पलमुक जो नॉर्स के लोगों से खरीदा हुआ अल्कोहल पी के धुत था, कहता है शैमैन ने जो कहा वो समझता है, पर शैमैन ने जो देखा उसने वो नहीं देखा। उसने जो देखा वो है व्हीट फील्ड्स, ब्रेड जो व्हीट से बनते हैं। पहले कभी कभी 2-3 दिन वो कुछ नहीं पकड़ पाते थे। वो भूखे सिर्फ प्रकृति की आशीर्वाद से नहीं जी सकते, पर फील्ड्स से वो एक जगह से टाइम टू टाइम बहुत खाना निकाल सकते हैं। बूढ़े और बच्चे एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद शैमैन कहता है ठीक है मैं समझता हूँ। ये कहने के बाद भी शैमैन जंगल की तरफ भागता है और सोचता है वो खुद से कुछ भी करके इन नॉर्स के लोगों को यहाँ से भगाएगा। विलेज में थॉरफिन लकड़ी काट रहा होता है, तभी गुडरीड घर से कुछ चूहों को भगा रही होती है जो उनके व्हीट ग्रेन्स खा रहे थे। थॉरफिन उसे जाके रोकता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और इतनी भागदौड़ कर रही है। तभी वहाँ हिल्ड आके थॉरफिन को कोस्ट के पास ले जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग मिलके एक डिफेंस वॉल या फोर्ट बना रहे होते हैं। आइवर समझाता है कि इस फोर्ट से उनके शिप्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और बाद में इसके अंदर एक स्टोरेज और एक आर्मरी भी बनाएगा। पर थॉरफिन कहता है कि ये आइडिया तो बैठक में पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था। थॉरफिन इस चीज को लेके मान जाने वाला था, पर तभी हिल्ड उसे कहती है कि ये ठीक नहीं है। अगर दूसरे साइड ने ज्यादा सपोर्टर्स गेन कर लिए तो लोग डिवाइड हो जाएंगे। हिल्ड मैटर को अपने हाथ में लेती है और वो आइवर से पूछती है कि क्या वो अभी भी उन एल्नो के ट्राइब के लोगों को एनिमी समझता है कि ये फोर्ट उनको प्रोटेक्ट करेगा। आइवर कहता है तुम भी ये डिनाई नहीं कर सकती कि एक चांस है कि वो हमारे एनिमी बन सकते हैं। अगर हम उनका हमला करने का इंतजार करें तो फोर्ट बनाने के लिए देरी हो चुकी होगी। हिल्ड कहती है तो तुम कह रहे हो कि एल्नो के लोग अभी हमारे एनिमी नहीं हैं, तो कैसे वो हमारे एनिमी बने? जब वो इस फोर्ट को देखेंगे उनका विश्वास उठने लगेगा। अविश्वास अविश्वास को जन्म देता है। शत्रुता सिर्फ और ज्यादा शत्रुता को बुलाता है। अगर एल्नो के साथ वॉर होती भी है तो इस वॉर के कारण होगी। तुम अभी एक वॉर बुलाने का काम कर रहे हो। देन आइवर कुछ बोलने से पहले उसका दोस्त स्ट्राइक आके बात करता है। वो कहता है हिल्ड मैं समझता हूँ, तुम्हारा मतलब है हथियार एल्नो के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट वाले रिश्ते में एक रुकावट है। मतलब बिना हथियारों के एल्नो के साथ ये भरोसेमंद रिश्ता हमेशा बना रहेगा। ये तुम्हारा बस सपना है, ये पॉसिबल नहीं। तुम खुद भी दिल से जानती हो कि ये काम नहीं करेगा। थॉरफिन कहता है ये बस वेपन की बात नहीं है, दोनों तरफ की म्यूचुअल डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। हमें एक ऐसा रिश्ता बनाना होगा जहां उनकी स्टेबिलिटी हमारे ऊपर डिपेंड हो। स्टारी कहता है तो बस उन्हें जो आता है हमें वो सीखना होगा, नहीं तो अगर हमें जो आता है उन्होंने सीख लिया तो डिपेंडेंसी टूट जाएगी। थॉरफिन आई लाइक योर एग्रीबिलिटी, पर एक ज्यादा एग्रेबल लीडर प्रॉब्लम है। ये एक अच्छा मौका है बात करने का, यह तय करने का कि आगे चलकर हमारा एल्नो के साथ कैसा संबंध होगा। मैं एक इमरजेंसी बैठक डिमांड करता हूँ। बैठक में आइवर वही सजेशन रख रहा था, वेपन्स होने चाहिए इसके बारे में। थॉरफिन हिल्ड को कहता है इस विलेज के पॉलिसी के विरुद्ध मैं लोगों पर अपना ओपिनियन डिक्टेट करना नहीं चाहता। मैं आज की इस अवसर को मिस ना करके वॉर और पीस के बारे में बात करूंगा। गुडरिड के साथ सारी औरत थी जो वेपन्स और वॉर नहीं चाहती थी, पर इतना काफी नहीं है। आइवर कह रहा था हम यहाँ एल्नो की जगह पे घुसपैठी हैं। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी
उन्हें पेड़ काटना होगा, और अगर वो आदिवासी गधे नहीं हैं तो ये वो पहले से ही जानते होंगे, तो वो हम पे अटैक करेंगे, इसलिए हमको वेपन्स चाहिए। गुडरिच सारे आदमियों से पूछती है कि उन्हें क्या लगता है वोमन क्या सोचती है, पर कहती नहीं जब वो वॉर में होते हैं। एक बंदा जवाब देता है विंड डैडी। गुडरिच इसका जवाब देती है खेलना बंद करो और फील्ड्स के काम पे जाओ। क्या उन्हें याद नहीं कि वो किस कंडीशन से यहाँ आए थे? वॉर करने के लिए कारण ढूंढना और सब राख हो जाने पर पछताना। मैंने ये हर जगह देखा है। हम यहाँ कुछ अलग करने आए थे, तो वॉर के बारे में सोचना बंद करो। मर्दों को लड़ना नहीं पड़ता अगर वो ना चाहे तो, जस्ट लाइक थॉरफिन। हेल्वर पूछता है क्या मर्द वॉर पर नहीं भी जा सकते हैं? वुड्रिड और थॉरफिन के हाँ सुनने पर थोड़ा सोच के डरते हुए आइवर ने जो अपना स्वॉर्ड छुपा कर लाया है बता देता है। थॉरफिन जब स्वॉर्ड को देखता है रेज में कहता है हमें इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मुझे ये दो, मैं इसका सिकल ब्लेड बना दूंगा। स्टेरिक चौंक जाता है, सबको चिल्लाकर कहता है जिसको वेपन्स चाहिए वो हमारे साइड खड़े हों और जिसको नहीं वो उस साइड जाए, और तुम देख सकते हो। आइवर थॉरफिन को कहता है स्ट्रॉन्ग और वीक बात करके मैटर सुलझा नहीं सकते, बोथ पार्टीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एल्नो के लोगों को बुलाकर बगाइज ला रहा था। थॉरफिन उनकी तरफ दिखाकर आइवर को कहता है ये बस तुम सोचते हो, पर वो एक इनवाइट पर बात करने के लिए रेडी हैं और यही पहला उपाय है। बगाइज और निस्का एक दूसरे के भाषा को ट्रांसलेट करके सबको बता रहे होते हैं जब एल्नो के चीफ जिप्टी एक बहुत लंबा बात करता है, जिसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है कि उन्हें पता लगा है निस्का से जो दूसरे लैंड से उनके दोस्त गुम हो गए हैं। वो इसके बारे में जानते तक नहीं थे। ये काम दूसरे ट्राइब का हो सकता है। हम आप लोगों के साथ ऐसे ही अच्छे संपर्क में रहना जारी रखना चाहते हैं। सारे लोग ये सुनकर खुश होते हैं और उनका आइवर और इस पागल से विश्वास उठ जाता है। देन शमैन थॉरफिन के पास आके उसको कहता है मैं तुम्हें हमारे इस सुंदर लैंड को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा। वो अपना एक्स निकालता है और कहता है यही एक रास्ता है। सब चौंक गए थे। थॉरफिन सबको अपनी अपनी जगह रुकने के लिए बोलता है। शमैन उस पे अटैक करता है और थॉरफिन सोच भी लेता है कि कैसे वो डॉज करेगा, पर उसके कुछ करने से पहले ही आइवर शमैन का हाथ काट देता है। कटे हुए हाथ से थॉरफिन खून को रोकना चाह रहा था। एनर सबको बोलता है कि इसे किसी पास के घर ले जाकर इलाज करने के लिए, पर कोई कुछ नहीं करता। आइवर सबको कहता है अब तुम लोगों ने देख लिया, एल्नू हमारे एनिमीज हैं, इन्हें बंदी बना लो। निस्का चिल्लाकर टूटे फूटे इंग्लिश में कहती है वो एनिमीज नहीं है, शमैन ने कुछ बुरा होगा ऐसा देखा था, पर फ्यूचर बदला जा सकता है, हम दोस्त बन सकते हैं। उसकी बातें कोई कुछ समझता नहीं। पलमुक और उसके साथ ही चीफ और शमैन को घेर के थॉरफिन के लोगों पर स्पीयर पॉइंट करते हैं। एनर थॉरफिन से कहता है ये सिचुएशन अब बात करने का नहीं है, उन्हें अब वापस भेजना सही होगा। एल्नो के लोग वापस जा रहे थे और थॉरफिन अपने लोगों को हटने कहता है, और तभी थॉरफिन शमैन के चेहरे पे कुछ देखता है। हिल्ड आके गुस्से में आइवर से पूछती है कि उसने ये क्यों करा। थॉरफिन ने यह कहा था कोई कुछ ना करे, उसे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी, वो इजीली डॉज करके एक्स ले लेता, वो तुमसे 10 गुना स्ट्रॉन्ग है। और आइवर ये मानता नहीं। हिल्ड कहती है जो पीसफुली हैंडल किया जा सकता था तुमने और बिगाड़ दिया। एनर थॉरफिन को कुछ कहने जाता है, पर थॉरफिन कहता है वो जब जा रहे थे शमैन हंस रहा था दाहिने हाथ के दर्द को सहते हुए। उसके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे उसके एक्सपेक्टेशंस पूरी हो गई हो। वो मारने नहीं बल्कि मरने आया था। आज एल्नो हमसे घायल हुए और अब वो भाग रहे हैं जैसे कि उन्होंने एक बैटल हारा हो। अगले दिन थॉरफिन, हिल्ड, एनर, बगाइज कुछ गिफ्ट्स लेके एल्नो की बस्ती आके देखते हैं, वहाँ कोई भी नहीं था और ना उनकी झोपड़ियां थी। वो वापस जाने वाले थे और तभी थॉरफिन को कोई जंगल से आता हुआ दिखता है जो पलमुक और निस्का थे। बगाइज और निस्का बात करते हैं और वो बाकी तीनों को कहता है बस शमैन ही है जो थॉरफिन के लोगों को एनिमी समझता है, पर बाकी लोग उनके साथ अच्छे संपर्क में रहना चाहते हैं, पर अभी थोड़ा दूरी रख रहे हैं। निस्का और पलमुक हर 10 दिन में आके उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और शांति बनाए रखेंगे। एंड ऑल्सो वो कल की घटना के लिए माफी चाहते हैं। थॉरफिन शमैन का कंडीशन और मिल सकता है कि नहीं पूछता है, पर उसे बताया जाता है शमैन उसी अवस्था में गायब हो गया है। थॉरफिन ने पूछा शमैन उन्हें इतना नफरत क्यों करता है। निस्का कहती है वो लोग पेड़ों को तबाह कर देंगे और एल्नू मारे जाएंगे, ऐसा शमैन ने देखा और कहा था। विलेज में हिल्ड बच्चों को पढ़ा रही होती है। वो हिल्ड से वॉर के बारे में पूछते हैं,
पर वो नहीं बताती। वो कहती है एलनू बुरे लोग नहीं है, उन्होंने हम पे अटैक नहीं किया। तुम सबके फादर्स आइसलैंड और ग्रीनलैंड से हैं, उन्होंने कभी भी एक ट्रू वॉर नहीं देखा। एक लड़की पूछती है क्या हिल्ड को पता है कि ट्रू वॉर क्या होता है? देन हिल्ड को अपना डिवास्टेटिंग पास्ट याद आने लगता है। हिल्ड होश में आती है और उन बच्चों से कहती है चिंता मत करो, मैं वॉर नहीं होने दूंगी। सोचती है ये सब उन दोनों के कारण हो रहा है। ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर फोर्ट बन के पूरा रेडी हो जाता है। एनर थॉर्फिन से हाइपोथेटिकली पूछता है अगर आइवर और बाकी सब सही हो तो, अगर एलनू के लोग उन पे अटैक कर दे तो वो क्या करेगा? क्या वो यहाँ से दूर भाग जाएगा? उसे विनलैंड से पहले चाहे कुछ भी हो जाए कहीं और जाने की इच्छा नहीं थी। थॉर्फिन कहता है यहाँ वॉर नहीं होगा। वो पलमुक और निस्का के साथ शैमान को ढूंढ रहे हैं। देन चीफ गिप्टी और शैमान बात करके एक सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे जो सबके लिए अच्छा हो। इसके बाद शायद वो और लैंड क्लियर नहीं कर पाएंगे। एक फाउंडेशन का स्कोप जो एलनो को असंतुष्ट ना करे। याद है ना कैटल फार्म के ओल्ड मैन से हमने क्या सीखा था? टू मच वेल्थ ब्रिंग्स डिजास्टर। हम उनके साथ नेगोशिएशन करेंगे ताकि इस लैंड पे रह पाए। यहाँ कोई वॉर नहीं होगा, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। तभी कार्ली कहता है यही बात हिल्ड ने भी कही थी एक स्कैरी फेस के साथ कि वो यहाँ वॉर नहीं होने देगी। मैं इतना समझा कि हिल्ड वॉर के कारण को खत्म करने जा रही है। थॉर्फिन समझ जाता है कौन है वॉर का कारण। आइवर अपने दोनों दोस्तों के साथ जंगल में पेड़ काटने जाता है। तभी गेंगाल्टी का पैर एक ट्रैप में फंसता है और वो लटक जाता है। स्टाइरिक समझ जाता है कि ये एलनू के लोगों ने नहीं बनाया क्योंकि एलनू के लोगों को तो पीस चाहिए। ये हिल्ड का डियर का ट्रैप है। आइवर ये सुनकर चौंकता है और पूछता है क्या एलनू के लोगों को सच में वॉर नहीं चाहिए? स्टाइरिक कहता है वॉर नहीं होगा, वो एलनू इतना दूर नहीं जाएंगे, ये जगह सेफ है। वॉर का बहाना सिर्फ आइवर को थॉर्फिन की जगह लीडर बनाने का था। बात करते करते वो एक ट्रैप में गिरता है जो इंसान के लिए था। वो आइवर को भागने कहता है क्योंकि हिल्ड उसे मारने आ रही है। विलेज में हिल्ड के घर थॉर्फिन जाके देखता है कि वो नहीं है। देन तभी उसे जंगल से किसी के चिल्लाने का आवाज आता है। आइवर स्टाइरिक को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर यह ट्रैप अलग था। आइवर उसे कहता है उसे वॉर से उतना प्यार नहीं है पर फिर भी वो वॉर का कारण नहीं बनना चाहता, उसे ये नहीं चाहिए। स्टाइरिक तुम तो बहुत स्मार्ट हो बट तुमने भी इस चीज को कंसीडर नहीं किया। वॉर का कारण क्या मैं हूँ? क्या इसीलिए हिल्ड मुझे मारना चाहती है? स्टाइरिक कहता है हाँ, वॉर का कारण वो शैमान और हम हैं। मुझे माफ करना ब्रदर, मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। तभी हिल्ड शूट करती है जो आइवर के कान को छू कर जाता है। देन वो जमीन में लेटता है ताकि उसे स्पॉट ना कर पाए। स्टाइरिक हिल्ड को सामने बुलाता है ताकि बात करके मैटर सुलझा सके। देन वो एक और तीर गेंगाल्टी के पैर में मारती है। आइवर हिल्ड को गालियां दे रहा था और हिल्ड आइवर को खड़े होने कहती है। स्टाइरिक आइवर को वार्न करता है खड़े होने पर वो मारा जाएगा। हिल्ड एक और तीर मारती है जो लकीली स्टाइरिक के सिर्फ हेलमेट पे घुसती है। वो उसे फिर से खड़े होने कहती है। आइवर उसे गाली देते हुए जैसे ही खड़ा होता है हिल्ड उसे मारने वाली थी पर वहाँ थॉर्फिन आ जाता है। वो हिल्ड को चिल्लाकर कहता है ये असैसिनेशन अब नहीं हो सकता क्योंकि उसने देख लिया है, तो हिल्ड बाहर आ जाओ। देन वो बाहर आती है और आइवर को कहती है थॉर्फिन की वजह से मैं तुम्हें नहीं मार रही, उस फोर्ट को गिरा दो इस साल के लास्ट तक, और अगर तुमने नहीं करा तब मैं तुम्हें मारूंगी और सोचना भी मत तुम मुझसे भाग जाओगे। और वो चली जाती है। थॉर्फिन उसे पुकारता है ना जाने के लिए क्योंकि उसके बदले बच्चों को कौन ट्यूशन देगा। हिल्ड पेड़ों के ब्रांचेस में दौड़ते हुए सोचती है एक और मुझे शैमान को ढूंढना होगा, मेरे पास पावर है, मैं ये वॉर होने से रोक सकती हूँ, मुझे करना होगा। वार्गर और उसके शिप्स जब मार्कलैंड के पास से गुजरते हुए जा रहे थे तब उन्हें जंगल से ऊपर उठता हुआ धुआं दिखता है। वो वहां जाके एक घर में देखते हैं एक आदमी। पहले उसे थोड़ा खाना दिया जाता है। उसकी ये हालत भूख के कारण हुई थी, साफ दिख रहा था। एलनू लोगों के फिर से हमला करने के डर से वो उसे किनारे पे ले जाने वाले थे, लेकिन तभी वो आदमी कहता है यहाँ एक भी आदिवासी नहीं है, सब लोग मर गए हैं, मैंने खुद देखा है सब लोगों को मरते हुए। वो वार्गर से पूछता है क्या विनलैंड अभी भी सेफ है? वार्गर कहता है वो वहाँ अभी 3 महीने के बाद लौट रहे हैं तो उसे पता नहीं। वो आदमी कहता है अगर वो अभी भी सेफ है तो उनको वहाँ से चले जाना चाहिए। मार्कलैंड में जो हुआ वो विनलैंड में जरूर होगा। वो आदिवासियों के साथ नहीं रह सकते, उन्हें विनलैंड छोड़ना होगा एक वॉर स्टार्ट होने से पहले। देन हम देखते हैं कनूट बहुत सारे लोगों को मार देने का ऑर्डर दे रहा था एंड
यस, घरों को जलाया जा रहा था और कनूट दूर से देख रहा था। वुल्फ चिंता में आगे पूछता है कि कनूट यहाँ क्यों आया है, उसके हेल्थ को कुछ हो गया तो? कनूट कहता है, मैं मजबूर था अपने ही शांत नागरिकों को मारने में, इसीलिए मुझे आना पड़ा। वुल्फ, क्या तुमने इस एपिडेमिक का जड़ पता लगाया? वुल्फ कहता है, 20 दिन पहले इस विलेज के किनारे पे एक अनजान शिप समुद्र से आई थी और जिन्होंने उस शिप को पहले सर्च किया वो पहले बीमार पड़े। कनूट तुरंत उस शिप को जलाने का ऑर्डर देता है। ऐसी ही एक एपिडेमिक एक बार किंग एल्फर्ड के शासन में आई थी। इस विलेज के आसपास के लोगों को एक जगह पे बंद करके रखो, हमें कंफर्म होना होगा कि वो भी इन्फेक्टेड तो नहीं। पता नहीं अगर थॉरफिन मेरी जगह होता तो वो क्या करता। वो किसी को भी नहीं मारता, ना कोई एनिमीज बनाता। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या करता। तभी सीन शिफ्ट होती है थॉरफिन, एनार और बगाइस पे। वो सब पलमुक का बहुत समय से वेट कर रहे थे ताकि वो उन्हें ये बता पाए कि हिल्ड शैमैन को मारने गई है। थॉरफिन को लगा था जब हिल्ड ने उसे माफ कर दिया था तो वो भी उसकी तरह वायलेंस नहीं करेगी, पर वो गलत था। एनार कहता है, हिल्ड कनूट की तरह सोचती है, कुछ को सेक्रीफाइस करना बहुत लोगों को बचाने के लिए। जब उस समय मैंने कनूट से बात की थी तो मैं भी सेक्रीफाइस के विरुद्ध था, पर अभी ऑनेस्टली बताओ मैं कनूट का पॉइंट ऑफ व्यू समझने लगा हूँ। शायद वो मारना नहीं चाहता होगा, उसे शायद परेशानी और तकलीफ को सहते हुए मारना पड़ रहा होगा। असल में हिल्ड अगर शैमैन को मार भी दे तो शायद फिर भी वॉर होने से नहीं रुकेगा। हिल्ड ये काम दर्द और पछतावे के साथ लेकिन अपनी मर्जी से कर रही है। हो सकता है कि यह सही तरह का वायलेंस हो। थॉरफिन कहता है, नहीं, तरीका और दर्द जो भी हो, मैं ये सही वायलेंस का होना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सही तरह का वायलेंस नहीं होता। पलमुक के ना आने पर वो विलेज चले आते हैं और देखते हैं सब लोग विलेज के पास इकट्ठा हो रहे हैं। गुडरीड थॉरफिन को कहती है, वार्गर के शिप्स वापस आ गए हैं, मार्कलैंड के एक सर्वाइवर के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं शैमैन को जो जंगल में मछली पकड़ के खा रहा था। वो एक प्लान के बारे में सोच रहा था कि नॉर्ड्स और उनके बीच के रिलेशन को तोड़ना और उनसे छुटकारा पाना होगा और उसे दूसरे ट्राइब को अपने कटे हुए हाथ को दिखाकर एक साथ लाना होगा। मैं नहीं जानता था वो नॉर्ड्स इतना खतरनाक वेपन छुपा कर रखे थे। तभी वहाँ पलमुक आ जाता है। वो शैमैन को जल्दी बस्ती की तरफ ले जाता है। दूसरी तरफ विलेज में वो सर्वाइवर सबको मार्कलैंड में क्या हुआ था बता रहा था। उनका मार्कलैंड के आदिवासियों के साथ अच्छा रिलेशन था और उनको लाल कपड़े बहुत पसंद थे। सब कुछ अच्छा था अंटिल स्प्रिंग। उन आदिवासियों ने विलेज में आना बंद कर दिया। 2 हफ्ते बाद अचानक हर दिन उन पे तीर बरसने लगे, जंगल से आती हुई ये आवाज के साथ, चले जाओ। देन विलेज के लोगों के साथ उस आदमी का झगड़ा हुआ क्योंकि वो वापस ग्रीनलैंड लौटना चाहता था और एक दिन उसे सब लोग छोड़ के चले गए। वो आदिवासियों से बचते हुए माउंटेन्स में फ्रूट्स और बेरीज खा के छुपा रहता। एक दिन जब वो मछली पकड़ रहा था नदी में, उसने एक आदिवासी के लाश को देखा। उसे कुछ ठीक नहीं लगा तो वो नदी के रास्ते होकर आदिवासियों के बस्ती पर जाके देखता है, लाशों के ढेर, बच्चे बड़े सब। सीन चेंज होता है एल्नो के बस्ती में। वहाँ उसी टाइप का हाल हो रखा था। इस डिजीज का पहला शिकार पलमुक था, पर वो अभी ठीक हो गया है, पर सब में अभी ये फैलता जा रहा है। शैमैन पलमुक को कुछ मेडिकल हर्ब्स लाने कहता है और वो चीफ गिप्टी के पास जाके देखता है निस्का और गिप्टी दोनों बहुत खराब कंडीशन में है। शैमैन गिप्टी को कहता है उसने ये महामारी प्रेडिक्ट कर ली थी, ये डिजीज नॉर्थ के लोग लाए हैं जो खुद उनको नहीं होता। देन हम देखते हैं चीफ गिप्टी के साथ बहुत सारे और लाशों को जलाया जा रहा है। पलमुक टूट चुका था। शैमैन से पूछता है उसे अब क्या करना चाहिए। शैमैन कहता है डिजीज को फैलने से रोकने के लिए जो सर्वाइवर्स है वो दूसरे लोगों से ना मिले। देन वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। थॉरफिन, एनार, बगाइज एल्नो के बस्ती की तरफ जा रहे थे। रास्ते में वो कम से कम 10 एल्नो लोगों के फुटप्रिंट्स देखते हैं और उन्हें फॉलो करने लगते हैं, पर बगाइस को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। विलेज में गुडरीड जो प्रेग्नेंट है उसके लिए हेल्वर खाना बना रहा था और देखभाल भी कर रहा था क्योंकि वो जल्द ही जन्म देने वाली है। हेल्वर बाहर आके कार्ली को बैठा हुआ देखता है। कार्ली एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा था। वो कहता है हिल्ड शैमैन को मारने गई है, मैंने ये खेलते वक्त सुना था। वो आइवर को भी मारने वाली थी। उसने कहा था कि वो वॉर नहीं होने देगी, वो स्मार्ट है। उसने इसके बारे में बहुत सोचा होगा। पर पापा कहते हैं वी हैव नो एनिमीज एंड नो वन डिजर्व्स टू बी हर्ट। कुछ लोग पापा को कमजोर कहते हैं जो वो वॉर से भागते हैं। सब लोग अलग अलग चीज कह रहे हैं, पर कौन ठीक कह रहा है। हेल्वर उसके पास बैठता है
कहता है वो थॉरफिन के बातों को विश्वास करता है। हेल्वर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने के कारण लोग पहले उसके बड़े बॉडी की वजह से और फाइट ना करने की वजह से बुली करते थे, पर सिर्फ थॉरफिन ने ही कहा लड़ाई ना करना भी ठीक है। थॉरफिन एक बहुत अच्छा इंसान है। उसके शब्द सबसे काइंड होने के कारण हेल्वर उसको विश्वास करता है। कार्ली समझ जाता है और दोनों घर के अंदर जाते हैं। जंगल में हिल्ड एक बड़े हथियार बंद आदिवासियों का ग्रुप ढूंढ लेती है। शैमैन वहां उन सबको उकसा रहा था, कह रहा था उनको नॉर्ड्स को भगाना होगा और उनके हर चीज को डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो वो भी इस डिजीज से मर सकते हैं। सब लोग चिंता में पड़ गए कि क्या वो असल में उनसे कुछ लूट नहीं पाएंगे। हिल्ड उनके लीडर को जैसे ही मारने वाली थी, वहाँ थॉरफिन, बगाइज और एनार आ जाते हैं। वो लिटरली मौत के मुंह में थे। उनको देखकर सब चौंक गए थे। विलेज में गुडरीड, कार्ली, हेल्वर खाना खाने के बाद हेल्वर गुडरीड को आराम करने सुला देता है। थॉरफिन अभी तक घर नहीं आया था, इसलिए वो चिंता कर रहे थे। खाना गुडरीड ने कम ही खाया था, पर अचानक पेट दर्द करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है थॉरफिन, एनार और बगाइज पे, जो उस आदिवासियों के ग्रुप के लीडर और शैमैन के सामने जा रहे थे। बगाइज पैनिक कर रहा था। उसे इन आदिवासियों का कोई भी बात समझ नहीं आ रहा था। वो चिल्लाकर निस्का को बुलाता है कि अगर वो यहाँ पे है तो बाहर आ जाए, और असल में वो यहाँ पे थी। वो बाहर आती है। वो बगाइज से जाके माफी मांगती है इतने दिनों तक ना मिलने के लिए, और कारण भी दिखाती है। ये प्लेग डिजीज है, थॉरफिन कहता है। निस्का उन्हें उसके ट्राइब में जो लोग इस डिजीज के कारण मरे हैं बताती है, और शैमैन उन पे इल्जाम लगा रहा था कि थॉरफिन के लोग यानी कि नॉर्ड इस डिजीज को उनके साथ लाए हैं और उन्हें इस आइलैंड से निकल जाने कहता है। अगर वो नहीं जाएंगे तो वो जबरदस्ती का रास्ता अपनाएंगे। एनर थॉरफिन को कुछ कहने कहता है, नहीं तो ये सिचुएशन वॉर में बदल जाएगा। थॉरफिन सोचता है उसकी फैमिली, व्हीट फार्म्स, हंसते खेलते लोग। कहता है मैं समझता हूँ, हम विनलैंड छोड़ देंगे, तो प्लीज अटैक ना करो। एवरीवन वाज शॉक्ड। वॉर को अवॉइड करने के लिए उनको यहाँ से जाना ही होगा। एना रेज में कहता है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और अनहिल्ड विलेज, इसको बनाने के लिए ही तो हमने इतना झेला था। हिल्ड थॉरफिन को देखते हुए हंसकर कहती है, तो तुम इतना दूर तक जा सकते हो वॉर और वायलेंस को अवॉइड करने के लिए? तुम हार गए थॉरफिन। थॉरफिन एनार को कह रहा था वो इन 300 से भी ज्यादा लोगों से नहीं लड़ सकते। अगर वो लड़े भी तो उनको यहाँ इनसे लड़ते हुए जिंदा रहना होगा, और ऐसा विनलैंड उसे नहीं चाहिए। एनार घुटनों में गिरता है। थॉरफिन बगाइज और निस्का से ट्रांसलेट करके बोलने कहता है कि वो यहाँ से चले जाएंगे, पर उन्हें स्प्रिंग तक का टाइम चाहिए। शैमैन और वो लीडर को ये कंडीशन ठीक लग रहा था, पर लीडर को टेंशन थी इतने वॉरियर्स को बुलाया गया कुछ भी ना करने के लिए। उनको ये पसंद नहीं आएगा। विलेज में गुडरीड के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, और विलेज के 2 लेडीज को हेल्वर बुलाता है क्योंकि डिलीवरी करने का समय आ गया है। एक जन कहती है कि बच्चा आज रात को जन्म लेगा। हेल्वर कुछ साफ कपड़े लाता है। एक लेडी हेल्वर को बहुत सारा पानी गर्म करने बोलने वाली थी, तभी उनको क्लिक होता है कि हेल्वर सो कॉल्ड कॉर्डिलिया तो एक मर्द है। देन उसे कार्ली और डॉग को बाहर निकाल देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हेल्वर नारी के भेष में एक मर्द है। बेसिकली वो एक गे। पर लेट मी टेल यू, हेल्वर का बाहर निकलना बहुत जरूरी था। क्यों? वो तुमको थोड़ी देर बाद दिखेगा। बाहर इस ठंड में हेल्वर कार्ली को अपने घर ले जाना चाहता था, पर कार्ली बच्चा जन्म होने के बाद तुरंत देखना चाहता था, इसीलिए वो दोनों बाहर एक कैंप फायर जला के इंतजार करने लगे। कार्ली को पहले पहले नींद नहीं आ रहा था, लेकिन इवेंचुअली वो सो गया। हेल्वर कार्ली को उठा के अपने घर की तरफ निकलने ही वाला था, तभी वो नोटिस करता है सामने एक घर से कुछ एल्नू एक आदमी को निकाल के मार देते हैं। सिर्फ उस आदमी को ही नहीं, बल्कि घर के सारे लोगों को भी। वो सब घर को लूट रहे थे, पर उनके लीडर गाउकी को एक ही चीज चाहिए था, वो स्वॉर्ड। यस, वही स्वॉर्ड आइवर का, जिससे उसने शैमैन का हाथ काटा था। गांव की एक लेडी को उस स्वॉर्ड के बारे में अपने भाषा में पूछता है जिसको उसने स्टैब किया था, एंड ऑफ कोर्स उस लेडी को कुछ समझ में नहीं आता। देन वो सब बाहर निकल के उस घर को जला देते हैं ताकि बाकी विलेज के लोग आग की तरफ आए। देन वो एक और घर की तरफ जा रहे थे, जो कि था गुडरीड और थॉरफिन का घर, और हेल्वर उनको आते हुए देख रहा था। सीन शिफ्ट होता है थॉरफिन और उन आदिवासियों के लीडर मुइन और शैमैन पर। शैमैन थॉरफिन को कहता है कि ठीक है, वो उन्हें स्प्रिंग तक का टाइम देंगे यहाँ से जाने के लिए, पर मुइन इसके विरुद्ध था,
कहता है वो नॉर्ड इस टाइम पे उन पे अटैक कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें नॉर्ड्स पे अभी हमला करना चाहिए। पर शमैन मना करता है क्योंकि वो भी बीमार हो सकते हैं अगर नॉर्ड्स के कांटेक्ट में आए तो। मुइन को वो स्वॉर्ड चाहिए था। इस दौरान वो सब आदिवासी अपने में ही लड़ने लगते हैं कि कौन कौन सा सामान लेगा नॉर्ड्स का। तभी मुइन ऑर्डर देता है थॉरफिन के लोगों को कैप्चर करने का। आदिवासियों से बच के वो सब भाग रहे थे। एनार थॉरफिन को कहता है मैं सहमत नहीं हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी सहमत नहीं होगा विलेज में इस डिसीजन से। सिर्फ तुम ही विलियंट को छोड़ने का डिसीजन इतनी जल्दी कर सकते हो। तुम्हें शायद उतना हर्ट नहीं किया होगा जितना मुझे किया। क्या आर्नहिल्ड विलेज इतना अनइम्पोर्टेंट है तुम्हारे ना मारने की प्रतिज्ञा से? थॉरफिन कहता है एल्नू हमारे एनिमीज नहीं है। तभी 3 एल्नूज उनको ढूंढ लेते हैं। देन एक एल्नू उन पे एरो शूट करता है, पर थॉरफिन उस तीर को अपने ऊपर लेके बाकियों को बचाता है। थैंकफुली उसके रिब बोन्स के कारण वो तीर ज्यादा डीप नहीं जाता। वो दौड़ के जाता है और उस बोमैन को एक किक में नॉक करता है। पर बाकी 2 एल्नू स्फीयर से उसे जैसे ही मारने वाले थे, हील्ड दूर से एक एल्नू के हाथ में क्रॉसबो मारती है, जिससे थॉरफिन दूसरे को डॉज करके दोनों का काम निपटाता है। हील्ड बाहर आती है, थॉरफिन के घाव के बारे में पूछती है क्योंकि खून बह रहा था। थॉरफिन और हील्ड सेंस कर पाते हैं कि और भी कई सारे एल्नूज आ रहे हैं। थॉरफिन अपना केप लेके फार के घाव में बांधता है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो और कहता है मैं इन एल्नूज को रोकने की कोशिश करूंगा। एनार, बगाइज और निस्का विलेज में जाओ और लोगों को बोलो कि एक एल्नू की आर्मी आ रही है और उन्हें फोर्ट्रेस में ले जाओ। वो हील्ड को भी जाने कहता है पर वो नहीं जाती क्योंकि थॉरफिन अकेला नहीं संभाल पाएगा। एनार, बगाइज, निस्का जाने लगते हैं पर थॉरफिन एनार को कहता है वो बस आइलैंड से इसलिए जा रहे हैं ताकि वॉर ना हो। तभी एक तीर थैंकफुली थॉरफिन के पास से निकलती है। वो पेड़ के पीछे छुपते हैं और सेंस कर पाते हैं वो एल्नूस राइट और लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। तो थॉरफिन लेफ्ट की तरफ जाता है और हील्ड राइट को उनको रोकने। विलेज में हेल्वर घर के दरवाजे को नॉक कम पीट रहा था। एक लेडी दरवाजा खोलती है। हम देखते हैं हेल्वर के पसीने छूट रहे थे। वो लेडी देखती है उस जल रहे घर को और एल्नूस को। हेल्वर कार्ली को उसे देता है। अंदर जाके खिड़की दरवाजा बंद करने कहता है क्योंकि वो एल्नूस आ रहे हैं जिसने वो घर जलाया और वो खुद बाहर रहेगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। वो एल्नू लोग आके उसे घेर लेते हैं। हेल्वर एक कढ़ाई एज ए शील्ड और एक वुडन बैट लेके खड़ा था। वो सोच रहा था उसे लड़ना पड़ेगा, आखिर वो एक मैन है। वो कांप रहा था। गाओकी के कहने पर सब उस पे एरो शूट करने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए दरवाजे के सामने बैठ जाता है। मन में कहता है मॉम, थॉरफिन, सेव मी। आइवर, स्ट्राइक, गैंगर्टी और विलेज के बाकी लोग उस जल रहे घर की तरफ जा रहे थे। देन हेल्वर को एक विजन आता है जहाँ हेल्वर रो रहा होता है। उसको उसकी माँ बुलाती है। वो कहता है वो बुलीज, इट्स ऑफुल, एक घर में आग लगा देना, एरोज शूट करना। मैं उन्हें कहना चाहता था कि वो रुके पर मैं बहुत डरा हुआ था। मेरा आवाज काम नहीं कर रहा था। जब से मैं माँ से अलग हुआ हूँ मेरा लाइफ बस बुली होना बन गया है। That's why I ran far across the sea। पर फिर भी उसकी माँ कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ होना चाहती थी। हेल्वर कहता है मैं एक कावर्ड हूँ इसलिए मैं कहीं भी नहीं जा सकता। मुझे माफ करना माँ, मैं यूजलेस हूँ। क्यों मैं भी आप सबके साथ समुद्र में नहीं बह गया? उसकी माँ कहती है तुम कावर्ड नहीं, एक बहादुर बच्चे हो, अपने पापा से भी स्ट्रॉन्ग। You have grown to be such a kind child. True strength born from a kind heart। जब तुम किसी की दिल से हेल्प करने का ठान लेते हो, डर जैसी चीजें चली जाती हैं। तो हेल्वर, अपने आंसू पोंछो और उठो, तुम फिर से जन्म लेने वाले हो। टाइम आ गया है तुम्हारे अंदर की असली स्ट्रेंथ को अवेक करने का। तभी गुडरीड का बच्चा जन्म लेता है। हेल्वर खड़ा होता है, उसके पीछे से सारे तीर नीचे गिरते हैं। वो अपने दोनों हाथ से 2 लकड़ी उठाता है और उन्हें बोलता है यू विल नॉट पास थ्रू दिस डोर, लीव। ब्रो, जस्ट लुक एट हिम। तभी गाओकी अपने स्फीयर से उसे स्टेप करता है लेकिन वो अंदर जाता ही नहीं। देन वो बाकी सबको लेके यहाँ से जाने लगता है। गाओकी जाते हुए अपने लोगों से कहता है अगर वो उस पे एक साथ भी अटैक करेंगे तब भी उसे मार नहीं पाएंगे। अगर तुम एक लंबी लाइफ जीना चाहते हो देन डोंट फाइट हिम। वो शायद नॉर्ड्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। आइवर और बाकी सब वहाँ पहुँचते हैं। वो उस घर के ओनर को मरा हुआ पाते हैं। स्टारी को समझ में नहीं आ रहा था घर को जलाने का कारण। तभी उन पे अचानक तीर बरसने लगते हैं जो वही एल्नूज मार रहे थे, जिससे ऑलमोस्ट वहाँ सभी मर जाते हैं।
सिर्फ स्टायरिक बचता है और गैंगल्टी भी मर जाता है आइवर को बचाने में। जॉन को कुछ देर बाद पता चलेगा। गाओ की सबसे पहले आइवर, जो गैंगल्टी के नीचे दबा था, के हाथ में स्पीयर मार के स्वॉर्ड ले लेता है। आइवर गैंगल्टी को अपने ऊपर से हटाने की और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो होश में नहीं आता। देन गाओ की अपने भाषा में स्वॉर्ड का शेथ या कवर मांगता है। आइवर खड़ा होता है, गैंगल्टी का एक्स लेता है और जैसे ही गाओ की पे मारने जाता है, वो आइवर का हाथ एक ही स्लैश में काट देता है। जस्ट लुक एट दिस पैनल। गाओ की और उसके लोग खुश हो रहे थे और आइवर दर्द से जूझ रहा था। जंगल में थॉरफिन हाफ रहा था, भाग नहीं पा रहा था उस वुंड की वजह से। कुछ एल्नूज उसे फिर से ढूंढ लेते हैं, वो फिर से भागता है। तभी सामने से अचानक एक एल्नू आके अपने स्फीयर से उसे जैसे ही मारने वाला था, थॉरफिन उसे नॉक कर देता है। उसके बाद जैसे ही वो अपना गार्ड डाउन करता है, उसे 6 एरोज आके लगते हैं और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। जब वो एल्नूज सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने थॉरफिन को मार दिया, हिल्ड आके उन पे क्रॉसबो मारती है। थॉरफिन व्हीट फील्ड में खड़ा विनलैंड को जलते हुए देख रहा था। उसके साथ थॉरकेल खड़ा था। कहता है, मैंने बोला था कि नहीं, विनलैंड में भी वॉर होगा। अगर 3 से ज्यादा लोग एक जगह पे होंगे, फर्क नहीं पड़ता कहाँ, वॉर जरूर होगा। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे बकवास एक्सपेरिमेंट के कारण से ही ऐसा हुआ। फिर भी वॉर फिर भी होने से रुक सकता है अगर हम यहाँ से चले जाएं। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हमने इतना सफर किया है आर्न हिल विलेज को बनाने में, हमारा विलेज। अगर हम चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? जवाब दो थॉरफिन, अगर यहाँ नहीं तो कहाँ? इट्स द एंड। यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था विद ए क्लियर रिजल्ट। अगर हम विनलैंड में नहीं बना सकते तो और कहाँ बना सकते हैं? एक लैंड ऑफ पीस। थॉरफिन फाइनली जगता है। हिल्ड उसे कैरी कर रही थी। उसे वो कहती है, उन्होंने एनफ टाइम निकाल लिया था, बगाइज और एनार पहुंच गए होंगे। वो उसे बात ना करने को कहती है ताकि उसका घाव और खराब ना हो। अपना दिल मत खो थॉरफिन, तुम किसी भी चीज में गलत नहीं थे, सो डोंट गिव अप। तभी हिल्ड देखती है कि वहां उनकी तरफ कोई आ रहा था, एंड वो और कोई नहीं, पलमुक था। सुबह का सूरज निकल रहा है और ये तीनों विलेज पहुंचते हैं। बगाइज निस्का को अपने घर खाना खाने के लिए बुलाता है। वो कहती है, एल्नू नॉर्ड्स के लैंड पे नहीं आ सकते, और रो पड़ती है। बगाइज उसे थोड़ा संभालता है। तभी वहाँ मिस्टर युग आ जाता है और निस्का छुप जाती है। युग को लगता है कि पेड़ के पीछे थॉरफिन है, पर एनार कहता है कि थॉरफिन बाद में आएगा। पर वो क्या कर रहे हैं? देन युग बताता है कि लास्ट नाइट को एल्नू ने अटैक किया था। उन्होंने एक घर जला दिया और घर के लोगों को मार दिया। कुछ घायल हुए और कुछ मर गए, और अभी वो फोर्ट्रेस में इवैक्यूएट कर रहे हैं। फोर्ट्रेस में सब अपने अपने एनिमल्स, टूल्स, वेपन्स एंड सप्लाईज इकट्ठा कर रहे थे। बगाइज सबको बोलता है 300 से ज्यादा एल्नू आर्मी विलेज की तरफ आ रहे हैं और इसीलिए अब वो यहाँ से रिट्रीट करेंगे, ऐसा थॉरफिन ने कहा। वारगर थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है और कहता है उनके पास सिर्फ 4 शिप्स हैं, तो वो पहले वुमेन, चिल्ड्रेन और फूड को लेके जाएंगे एक पास के आइलैंड में, जहाँ 2 दिन आने जाने में लगता है। 3 बार में सब वहाँ जा सकते हैं। इसके बाद हमें थॉरफिन के आने का वेट करना होगा, देन हम डिसाइड करेंगे आगे का। गुडरीड टेंशन में आ जाती है, पूछती है क्या थॉरफिन ठीक है? बगाइस कहता है ऑफ कोर्स वो ठीक होगा, वो थॉरफिन है आफ्टर ऑल। हिल्ड भी उसके साथ है। कोई भी रिट्रीट वाले डिसीजन से खुश नहीं था। कुछ तो थॉरफिन को ब्लेम कर रहे थे एल्नू के साथ इतना भोला बनने के लिए। आइवर वहां आता है और कहता है कि क्या उन्होंने इस फोर्ट को विलेज के लिए नहीं बनाया था? हम कम लोगों के साथ भी इस विलेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यही तो मोटिव है इस फोर्ट का। एनार आर्नहिल्ड के स्टैचू को वहां ला के रखता है। कहता है आई विल फाइट, आई डोंट केयर थॉरफिन क्या कहता है, मैं इस विलेज को डिफेंड करूंगा, अगर सिर्फ मुझे ही करना पड़े। हमने इस विलेज को बनाया है। देन लोग भी जोश में आ जाते हैं। तभी एक आदमी ऊपर से सबको बताता है एल्नू की आर्मी आ रही है। एल्नू की आर्मी विलेज के घरों को जला रहे थे और सामान निकाल रहे थे। फोर्ट के गेट को बंद किया जा रहा था। एल्नू के लीडर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या नॉर्ड्स ऐसे लड़ते हैं? गांव की वहाँ सबके खाने के लिए एक डियर मार के लाता है। लीडर मुइन प्लान बना रहा था वॉल को तोड़ने का और जो लोग भाग रहे हैं उन पे हमला करने का। पहले औरतें, बच्चे और सप्लाईज को शिप्स में लिया जाता है। गुडरीड थॉरफिन के बिना नहीं जाना चाहती थी,
और हेल्वर उसे समझा बुझा के राजी करता है और कार्ली को उनका ध्यान रखने को कहता है। देन वो निकल पड़ते हैं। अचानक उनपे कुछ छोटे बोट से एलनूज हमला करते हैं और वार्गर उनको अपने चप्पू से रोकने लगता है। कई एलनूज दौड़ के फोर्ट्रेस के पास भूसे से आग लगा रहे थे। एक आदमी जब आग में पानी गिराने वाला था, उसके आंख पे एरो आके लगता है। देन वो देखते हैं सी से भी एलनूज बोट के थ्रू उनके तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग भाग के तट की तरफ जाते हैं। आइवर कहता है उन्हें बस टाइम निकालना है, एलनू कमजोर है, वो प्लेग से ही मर जाएंगे। मिस्टर युग कहता है कि वो 3-4 दिन होल्ड अप कर सकते हैं। आइवर कहता है उन्हें जीतना ही होगा, नहीं तो गैंगल्टी और उनके मरे हुए दोस्तों को शांति नहीं मिलेगी। जीतने तक हम नहीं रुकेंगे। वॉल के साइड से कुछ एलनूज बच के फोर्ट के अंदर घुसने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये घुसने वाला था तभी वॉल के पीछे हेल्वर एक लॉक से धक्का देकर उसे पानी में फेंक देता है। देन एक एलनू जब देखता है कि वॉल के पीछे कौन है, उसकी फट के हाथ में आ जाती है। एलनूज वॉल पे आग लगाए जा रहे थे और विलेज के लोग पानी से बुझा रहे थे। इस दौरान कुछ एलनूज लोगों को शूट कर देते हैं। देन एनर को भी एक तीर ऑलमोस्ट छू के जाता है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो वो मर जाता। ऐसा करते करते रात हो जाती है। वो एलनूज विलेज के घरों में शेल्टर लेते हैं। मुइन आके उन पे चिल्लाता है कि अगर वो इन घरों में रहेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे, पर कोई उसकी नहीं सुनता क्योंकि बाहर बर्फ पड़ रही है। सब गाँव के प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा था, बस उन्हें अब फोर्ट्रेस के अंदर के खाने का खत्म होने का इंतजार था। बगाइज और एनार एक दूसरे का हाल पूछते हैं। एनार कहता है थॉरफिन शायद मर गया है, वो वापस नहीं आएगा। तभी उनको चिल्लाने का आवाज आता है। वो दोनों नीचे जाके देखते हैं एक एलनू को कुछ लोग मार रहे थे। ये एलनू छुपा हुआ था। वो स्टैब करके उसे मार देते हैं। वो सब बहुत गुस्से में थे। बगाइस पूछता है एनार आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? एनार कहता है अगर तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन है बगाइस तो मुझे बताना। वॉर के बिना हम कैसे इस विलेज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? अगले दिन भी वही सब शुरू होता है। अगर यही सब चलता रहा तो वो जीत जाएंगे और एलनूज डिजीज के कारण मर जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि कई सारे छोटे छोटे एलनू के बोट्स उनकी तरफ आ रहे हैं। मुइन खुश हो गया था कि उनका एक और आर्मी आ गया है। देन वो सबको फोर्ट्रेस के ऊपर से चढ़ने का ऑर्डर देता है और कुछ लोग एलनूस को रोक रहे थे। वो स्टैरिक से पूछ रहे थे कि क्या करें। स्टैरिक पूरा फ्रीज हो गया था क्योंकि 200 से ज्यादा एलनूज वॉल के उस साइड और 50 और समुंदर से आ रहे हैं और वो सिर्फ इंजर्ड को मिला के 52 लोग हैं। वो कैसे जीतेंगे? एनर का एक ग्रुप समुंदर वाले एलनूज को रोकने जा रहे हैं और वो स्टैरिक को कहता है कि वो यहाँ का संभाले। वो मान जाता है पर फिर देखता है आइवर भी उनके साथ जा रहा है, सिर्फ एक एक्स लेके। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। वो स्टैरिक को यहाँ का मामला संभालने कहता है। स्टैरिक रो रहा था क्योंकि आइवर के सिवा उसका और कोई नहीं था। आइवर जाता है, प्राउडफुली लड़ता है और कई सारों को अकेले मारता है पर ज्यादा देर तक नहीं। एंड फाइनली 3 स्फीयर स्टैब के बाद वो मर जाता है और एक एलनू उसका एक्स ले लेता है। आफ्टर सो मेनी ब्रूटल डेथ्स, जब वो एलनूज आपस में ही एक एक्स के लिए फाइट कर रहे थे, हम देखते हैं 4 शिप्स आ रहे हैं और वार्गर रेज में है। दूसरी तरफ एनार स्फीयर लेके कुछ एलनूज का सामना कर रहा था। एनार का स्फीयर कौन लेगा उसे मार के, वो एलनूज इस बात को लेके बहस कर रहे थे। वो लॉटरी टाइप कुछ करते हैं। देन एक एलनू जीत के एनार के सामने आता है स्फीयर लेके। एनार समझ जाता है कि वो एलनूज एक एक करके आएंगे। एक एलनू समझ के कहता है कि एनार डरा हुआ है, उसने आज तक किसी को नहीं मारा, वो मारने और मरने दोनों से डर रहा है। एनार के मन में आ रहा था उसे मारना ही होगा आर्नहिल्ड विलेज को बचाने के लिए। ये तुम्हारे एनिमीज हैं एनार, मारो मारो। फॉर्मर जॉम्स वाइकिंग वार्गर और उसके साथ ही सब एलनूस को ब्रूटली मार रहे थे। चीर दो इन एलनूस को, दिखाओ इन्हें कि जॉम्स वाइकिंग क्या है। दे आर ब्रूटली स्लैशिंग एवरी सिंगल वन ऑफ देम। जस्ट देखो क्या हुआ है। वार्गर देखता है एनार एक एलनू के गले पे स्टैप करता है। देन रेज में एक और बार स्टैप करता है। वार्गर उसे संभालता है और वो धीमे आवाज में बार बार कहता है I had no choice. I had no choice. हम देखते हैं थॉरफिन होश में आ रहा होता है। वो उठकर देखता है कुछ लोग उसके सामने खड़े हैं। ये वही लोग होते हैं जिनकी थॉरफिन की वजह से जान गई। वो कहता है बहुत वक्त बीत गया आप लोगों को देखे हुए। मैंने बहुत कोशिश की पर ये काम नहीं किया। I failed. मैं आप सबको एक पीसफुल विललैंड देना चाहता था। मैं सोचा कि सब अच्छे से जा रहा है पर एनीवे, माफ करना इंतजार कराने के लिए। प्लीज रास्ता दिखाइए, हेलियम या वेलहेला, जो भी मेरे लिए ठीक हो। देन उनमें से एक जन कहता है तुम्हारा फ्रेडिर सेनोटैफ स्टोन गिर गया है,
प्लीज उसे फिर से उठाओ। ये कोई फेलियर नहीं था, तुमने वाकई सफर शुरू किया था एंड एक लॉन्ग जर्नी किया। ये शिप 1000 साल के सफर में निकल चुका है। रास्ते में ना कुछ देखने को है ना डरने को, तुम्हें बस इस शिप को फिर से चलाना है। थॉरफिन को कुछ समझ नहीं आता। वो फिर से कहते हैं, हम तुम पे भरोसा कर रहे हैं, एक शांति की निशानी के लिए। अब उठो। थॉरफिन उठता है अपने ड्रीम से एक कैंप में। ये देख के निस्का तुरंत शैमैन को बुलाने जाती है। थॉरफिन चौंक उठता है कि वो जिंदा है। वो रेंगते हुए बाहर निकल के निस्का से पूछता है कि कितने दिन बीत चुके हैं, पर निस्का को कुछ समझ नहीं आता। हिल्ड एक रैबिट मार के लेके आती है और देखकर खुश होती है कि थॉरफिन फाइनली उठ गया है। वो खाना बनाते हुए सब कुछ उसे बताती है कि बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ है। वो सब शैमैन के हाइडिंग प्लेस में है। 6.5 डेज बीत चुके हैं थॉरफिन के बेहोश होने के बाद। थॉरफिन एरोज से सिर्फ बुरी तरह से घायल ही नहीं, पर उनमें से एक एरो में पॉइजन भी था। उन्होंने उसे इन 6 दिनों तक बहुत मुश्किल से दवाई और खाना खिलाया है। शैमैन, निस्का और पलमुक के वजह से ही वो बच पाया। ये सब हिल्ड के द्वारा कहने के बाद थॉरफिन उन सब को थैंक यू कहता है। हिल्ड उसे एल्नो और फोर्ट का सिचुएशन बताती है कि वो विनलैंड को छोड़कर नहीं गए और शायद वो थॉरफिन का इंतजार कर रहे हैं। थॉरफिन वहां जाने के लिए उठता है, पर उसका सर घूमने लगता है इन 6 दिनों की बेहोशी के कारण। हिल्ड कहती है कि उसको रात तक आराम करना चाहिए। वो कहता है वो आराम करेगा और लोग मरेंगे, और उतना ही रिकॉन्सिलेशन का टाइम भी जाता रहेगा। शैमैन पूछता है क्या उसे अब भी लगता है कि रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है। थॉरफिन हाँ कहता है। शैमैन गुस्से में पूछता है तो तुमने जो कहा था कि तुम सब यहाँ से चले जाओगे, क्या वो एक झूठ था? थॉरफिन जवाब देता है जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो थोड़ा डिस्टेंस लेना जरूरी होता है। डिजीज के वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो कहता है कि वो दुनिया भर में डिजीज का इलाज ढूंढने जाएगा और तभी वापस आएगा जब उसे क्योर मिल जाए। वो अभी भी कोएग्जिस्टेंस के आइडिया को छोड़ना नहीं चाहता। शैमैन कहता है कोएग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है, सिर्फ प्लेग ही एक वजह नहीं है, बल्कि उनकी बिलीव्स और जीने का तरीका भी अलग है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। तभी पलमुक कहता है ये सच नहीं है। जब तक शैमैन ने वायलेंस नहीं लाया था तब तक सब ठीक था। जब उसके ट्राइब के लोग मारे गए थे उसको भी नॉर्ड्स से नफरत होने लगी थी, लेकिन नफरत उतर भी गया क्योंकि ये नॉर्ड्स बुरे नहीं है। वो शैमैन को थॉरफिन की तरफ दिखा के कहता है ये वही आदमी है जिसको हमने ऑलमोस्ट मार दिया था, पर फिर भी ये हमारे साथ सब सुलझाना चाहता है। क्या ये आदमी आपको ऐसा दिखता है जिसके साथ आप नहीं रह सकते? स्पिरिट्स की मिस्ट्रीज यूज करने से पहले आपने नॉर्ड्स के साथ दोस्ती के बारे में सोचा नहीं था? थॉरफिन शैमैन से दोस्ती का ऑफर देता है, पर शैमैन नहीं मानता और कहता है मैंने तुम पे एल्नूस से हमला करवाया, हम एक दूसरे के एनिमी हैं। देन थॉरफिन कहता है नो, आई हैव नो एनिमीज। शैमैन चौंक जाता है कि ये तो उनके ग्रेट स्पिरिट्स के वर्ड्स हैं और वो ये वर्ड्स एक नॉर्ड के मुंह से सुन रहा है। थोड़ा सोचने के बाद वो पलमुक का बात मान लेता है और मानता है कि उसने नॉर्ड्स को पहचानने में भूल की। विलेज में गांव की और उसके साथ ही अपने कुछ लोगों को कुछ बड़ा खींच के ले जाते हुए देखते हैं। वो उन्हें बुलाते हैं और वो आके गांवकी से खाना मांगते हैं, पर गांवकी उन्हें पास आने से मना कर देता है क्योंकि वो डिजीज फैला सकते हैं। देन उन्हें शूट कर दिया जाता है। वो देखते हैं कि वो असल में उनके चीफ मुइन को खींच के ला रहे थे। मुइन को भी प्लेग था। वो गुस्से में गांवकी से वो ये क्या कर रहा है पूछता है। गांवकी कहता है कि वो डिजीज वाले लोगों को यहाँ से जाने से रोक रहा है। वो मेक श्योर कर रहा है कि कोई भी ईस्ट या साउथ साइड से इस डिजीज को लेके एस्केप ना कर पाए, एंड ये काम करने का उसके पास इस आइलैंड में सबसे पावरफुल अथॉरिटी है। देन वो अपनी तलवार निकालता है जो मुइन को भी चाहिए था। वो मुइन को मॉक करता है और मार देता है विद ए स्माइल कि वो यहाँ का बॉस है। देन हम देखते हैं थॉरफिन और बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं। वो उन पे एरो पॉइंट करते हैं। शैमैन कहता है ये थॉरफिन नॉर्ड का चीफ है और उसका बस उनके नीचे के एक पत्थर से काम है। थॉरफिन जाता है, फ्रिडिर वाले पत्थर के ऊपर से आग को हटाता है। देन हिल्ड और पलमुक मिलके पत्थर को वापस उठाते हैं। पास में खड़े एल्नोस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थॉरफिन उन्हें इस पत्थर को ना गिराने कहता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और जाने लगता है, पर गांवकी उसको रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो उससे बात करना चाहता है। वो उससे एक फेवर चाहता है। गांवकी कहता है मैंने अभी तक वॉर को खत्म नहीं किया, पर हम वहाँ लड़ना नहीं चाहते, हम सब वहाँ बीमार पड़ जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को कन्विंस करो और जल्दी यहाँ से चले जाओ। सॉरी बट तुम हमारे साथ वहाँ चल रहे हो। निस्का ट्रांसलेट करने वाली थी, बट थॉरफिन समझ जाता है कि वो उसे एज ए हॉस्टेज यूज करना चाहते हैं इस वॉर को खत्म करने के लिए। थॉरफिन गांवकी को चलने कहता है
एंड हील्ड उसे वार्न करती है क्योंकि उसके पास आइवर का स्वॉर्ड है, पर थॉरफिन को ये पहले से पता है। वो गाउकी जैसे लोगों को डिस्क्राइब करता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो दर्द क्या है नहीं जानते। वो वॉर और मारना पसंद करते हैं। वो जो दूसरों की दर्द की तरह दर्द फील नहीं करते। मैं नहीं जानता कैसे इनसे डील करे। मैं यहाँ ऐसे टाइप के लोगों से ही बचने के लिए आया था, पर ये विनलैंड में भी है। मैं इनसे छुटकारा नहीं पा सका। कैसे इनसे निपटा जाए, यही मेरे लाइफ का काम है। हम देखते हैं कई एल्नूज मरे हुए हैं और चूहे उनके ऊपर से दौड़ रहे हैं। गाउकी अपने बाकी लोगों को नॉर्ड्स के पास आने से मना करता है। फोर्ट्रेस के अंदर के लोग थॉरफिन और हील्ड को देखकर उनको कैदी समझ रहे थे। वारगर थॉरफिन को बचाने के लिए लोग बुलाने वाला था, लेकिन ऐसा करने से पहले वो थॉरफिन को मार देंगे, ऐसा थॉरफिन ने कहा। उनको एल्नू से नेगोशिएट करना होगा उसे बचाने के लिए। वारगर थॉरफिन से फिर क्या करना है पूछता है। वो कहता है सीज फायर होगा कि सारे नॉर्ड्स यहाँ से चले जाएंगे, पर स्टाइरिक नहीं मान रहा था। वो कहता है अगर हमने कुछ और दिन होल्ड किया तो सारे एल्नूस मर जाएंगे और हम जीत जाएंगे। थॉरफिन कहता है तो वो अभी इन बीमार एल्नूस पे हमला क्यों नहीं करते? अगर वो करेंगे तो वो जीत नहीं जाएंगे, या फिर उनके पास अटैक करने लायक लोग है ही नहीं। स्टाइरिक कहता है कि उनके पास लोग हैं, यहाँ ज्यादा मरे नहीं हैं, पर हम देखते हैं पीछे लाशों के ढेर। थॉरफिन समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। जितने भी लोग बचे हैं वो सब लोग बहुत टायर्ड लग रहे हैं। वही वारगर अपने लोगों को बो एंड एरो और एक लैडर प्रिपेयर करने को कहता है। जैसे ही नेगोशिएशंस ब्रेक होंगे वो एक्शन लेंगे। स्टाइरिक थॉरफिन की कोई बात नहीं मान रहा था। वो थॉरफिन से पूछता है कि वो किस साइड है। अगर वो उनकी विक्ट्री नहीं चाहते तो उसे बचाने का कोई फायदा नहीं। थॉरफिन कहता है असली विक्ट्री उनके एनिमीज को मारने में नहीं बल्कि उनके साथ पीस बनाने में है। तब स्टाइरिक गाउकी को देखकर फ्यूरियस हो जाता है। थॉरफिन बाकियों से चिल्लाकर पूछता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उसे भी यहाँ रहना है और अगर वो वॉर जीत भी गए तो फिर भी ये सब रिपीट होगा। वो एनार को बुलाता है कि अगर वो जिंदा है तो उससे बात करने आए। देन एनार फोर्ट के ऊपर आता है। देन स्टाइरिक और एनार नीचे आते हैं नेगोशिएशंस कंटिन्यू करने। थॉरफिन एनार को जैसे ही देखता है वो समझ के कहता है ओह तो तुमने किसी को मारा। एनार पहले चौंक जाता है, देन समझ जाता है कि थॉरफिन को तो ये दिखेगा ही, और कहता है थॉरफिन तुम ऐसे बोझ को इतने टाइम से सह रहे थे, अमेजिंग, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। पता नहीं मैं कैसे इस बोझ को लेके जीऊंगा। मैंने एक आदमी को मारा। स्टाइरिक एनार को कहता है कि उसने जो किया वो अपने सर्वाइवल के लिए किया, नहीं तो वो मारा जाता। ये एक वॉर है, तुम्हारे पास फाइट के अलावा कोई चॉइस नहीं था। एनार कहता है चॉइस? उस समय थॉरफिन तुमने इवाकुएट का डिसीजन लिया था और मैंने फाइट का। मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, वो हमला कर रहे थे। मैं अनहील्ड विलेज को छोड़ना नहीं चाहता था, मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था। क्या गलत है इसमें? मैंने सही किया है ना थॉरफिन? फिर थॉरफिन कहता है अगर मैं बोल भी दूं कि तुम सही थे तो जो मौत का बोझ तुम उठा रहे हो वो वैनिश नहीं हो जाएगा। मैंने भी ये बोझ उठाया है, मैं इतना ही कह सकता हूँ तुम्हारे लिए ब्रदर। एनर कहता है ठीक है मैं समझ गया। इट्स रॉन्ग एंड नो चॉइस के बीच का फर्क क्या है? यू आर अमेजिंग, यू रियली आर ए ट्रू वॉरियर। चलो ये सब रोकते हैं, तुम सही थे थॉरफिन। फोर्ट के लोग सब कंफ्यूज थे कि अगर ऐसा हुआ तो अब से वो कैसे जिएंगे। थॉरफिन एनार से थैंक यू कहता है एंड स्टाइरिक से माफी मांगता है कि उन्हें ये वॉर रोकना ही होगा। स्टाइरिक चुप था। निस्का ये सब बात गाउकी को ट्रांसलेट करती है और गाउकी भी मान जाता है। स्टाइरिक गुस्से में गाउकी की तरफ देख रहा था। देन उसे जैसे ही चांस मिलता है वो उसकी तरफ दौड़ के जाता है और चाकू निकाल के जैसे ही मारने वाला होता है एनार उसे खींच लेता है। वो गिरता है एंड स्टाइरिक उस चाकू से एनार के गले पे मारता है और खून निकल आता है। हील्ड स्टाइरिक को रोकने के लिए उस पे क्रॉसबो मारती है पर वो नहीं रुकता। देन तभी गाउकी उसका सर एक ही स्लैश में काट के उड़ा देता है। तुम देख सकते हो यहाँ का हालत। देन फोर्ट के लोग एल्नो पे शूट करने वाले थे पर वारगर उन्हें रोकता है। थॉरफिन एनार के पास जाता है, कहता है वो ठीक हो जाएगा, ये बस एक छोटा सा कट है। वो खून से लथपथ थॉरफिन एक कपड़े से खून को रोकने की कोशिश करता है। एनार छोटी आवाज में कहता है मैंने एक आदमी को मारा, अनहील्ड क्या सोचेगी अगर मैं उससे मिलूंगा तो? थॉरफिन रो रहा है। ना नॉर्ड्स ना एल्नू अपने तीर चलाते हैं। एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहां एनार थॉरफिन को कह रहा था अगर तुम आने वाले दिनों में मुश्किल में पड़ के वो आखिरी चारा लेने से डरते हो, याद रखना मैं जानता हूं तुम कैसा फील करते हो, ये कभी मत भूलना ब्रदर।
देन हम देखते हैं एनार और आर्नहिल्ड के स्टैचू को दफनाया जा रहा था और थॉरफिन कह रहा था, मैं जानता हूँ कैसा तुम फील कर रहे थे। तुम मुश्किल में थे और कोई ऑप्शन नहीं था और तुम्हें फाइट करना पड़ा। हम जानते हैं ये फीलिंग। आई डेडिकेटेड दिस पीस टू यू। औरतें और बच्चे जहाँ पे थे उनके पास उनके फादर्स या हस्बैंड्स के डेड बॉडीज को लाया जा रहा था। कुछ औरतें पूछती हैं कि उनके हस्बैंड्स कहाँ हैं, क्या वो जिंदा हैं? तब वारगर उनको तसल्ली देता है कि जिनके डेड बॉडीज यहाँ नहीं हैं शायद वो लोग जिंदा हो और वॉर के टेंशंस अभी खत्म नहीं हुए हैं, इसलिए विलेज में नहीं जा सकते और बाकी लोग भी जल्द यहाँ आ जाएंगे। मिस्टर युग चिल्ला रहा था क्योंकि उसके दोनों पैर जो टूटे हुए थे वो दुख रहे थे। वो थॉरफिन को दोष रहा था कि अगर वो इवाकुएट का डिसीजन नहीं लेता तो वो जीत जाते। वो गुडरीड को कहता है कि वहाँ कितने लोग मरे और उन्होंने लैंड भी खो दिया, इसीलिए सबको वो कंपनसेट करे क्योंकि सब थॉरफिन की वजह से हुआ। कार्ली चिल्लाता है कि नहीं, उसके पापा गलत नहीं है, चाहे सेटलमेंट काम ना भी करे वो फिर भी गलत नहीं है। मिस्टर उग उस पर चिल्लाता है और कहता है ये सेटलमेंट अगर काम नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि थॉरफिन के आइडियल्स गलत ही थे। देन कार्ली गुस्सा होकर भाग के चला जाता है। एक औरत मिस्टर युग को कहती है, अगर ये फेलियर सिर्फ थॉरफिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो सक्सेस भी सिर्फ थॉरफिन को ही जाएगा, है कि नहीं? क्या तुम सेटलमेंट में सिर्फ एक गेस्ट हो? चिंता मत करो गुडरीड, कार्ली एक अच्छा बच्चा है। सीन शिफ्ट होता है थॉरफिन और बाकी लोगों पे। हेल्वर हिल से बात कर रहा था कि वो भी एनार की तरह ही है। कार्ली और गुडरीड को बचाने के लिए वो भी वायलेंट होने वाला था। अगर मैं किसी को मार देता तो शायद मैं भी अपने आप से यही कहता कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। वॉर में लड़ना यानी लोगों को मारना, मैं ये सच में समझ नहीं पाया। हिल्ड कहती है, मैं भी ये समझ नहीं पाई। हेल्वर रोते हुए कहता है, जो चीज मैं समझ पाया वो है थॉरफिन। मैं हमें हेट करना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये चिल्लाना चाहता हूँ कि हम कितने बेवकूफ हैं। अगर मैं ये करता, इतने जोर से चिल्लाता कि सारी तकलीफें खत्म हो जाए। सीन शिफ्ट होता है कार्ली पे। गुडरीड उसके पास आके बैठती है और उसे थैंक यू कहती है गुडरीड को उस समय प्रोटेक्ट करने के लिए। कार्ली कहता है, सब ठीक जा रहा था पर डिजीज ने सब बिगाड़ दिया और हमें एल्नो की भाषा भी प्रॉपरली नहीं आती। हमें डिजीज को समझना होगा। हम नेक्स्ट टाइम जरूर बेटर करेंगे। हम ये बार बार करेंगे जब तक एक लैंड ऑफ पीस बन ना जाए, जब तक सब पापा को समझ ना ले और जितना भी वक्त लगे। थॉरफिन एनार के ग्रेव के सामने खड़ा कहता है, मैं अब तुम्हें समझ गया, मुझे माफ करना। वॉर का जादू बहुत पावरफुल होता है, इतना ज्यादा कि एक आदमी जो तुम्हारे जितना वॉर को हेट करता था, आखिर में तुमने भी वेपन उठा लिया। मैंने इससे कुछ सीखा, तुमने बहुत झेला, अब आराम करो। आखिर में तुम मुझे समझे, इससे मुझे खुशी हुई। सी यू एनार। देन हम देखते हैं शिप्स में सब अपने सामान उठा रहे थे। थॉरफिन पलमुक को एक व्हीट सीड्स का बैग और एक हो देता है और बताता है कि कैसे व्हीट उगाते हैं। थॉरफिन निस्का कहाँ है पूछता है। पलमुक जवाब न देके थॉरफिन को थैंक यू कहता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। देन थॉरफिन और शैमैन भी वो वहाँ से निकल जाते हैं एंड थोड़ा दूर जाते ही थॉरफिन गाओकी को देखता है स्वॉर्ड के साथ। थॉरफिन बगाइस को ट्रांसलेट करके गाओकी से कहने कहता है कि स्वॉर्ड को फेंक देने के लिए अगर वो चाहते हैं कि एल्नू इस आइलैंड पे पीसफुली रहना कंटिन्यू करे, वो वायलेंस के बुलावे के आगे कुछ नहीं कर पाएगा। स्वॉर्ड को अभी समुंदर में फेंक दो, पर गाओकी ऐसा नहीं करता और स्वॉर्ड को खोल के दिखाता है। कुछ देर बाद बगाइस एक बोट को खींच के लाता है और उस बोट पे चढ़ जाता है एंड गेस व्हाट, उस बोट पे निस्का थी। बगाइस कहता है, हमने एक साथ जीने का फैसला लिया है, सॉरी बट मैं इस बोट को ले रहा हूँ, इसे मेरी शादी का गिफ्ट समझ लो। थॉरफिन बगाइस को रुकने कहता है। बगाइस कहता है, नहीं, मैं भी फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और यही एक रास्ता है हम दोनों के एक साथ रहने का। अगर मैं इस आइलैंड में रुका तो मुझे गाओकी और उसके लोग मार देंगे और अगर हम ग्रीनलैंड गए तो निस्का को फोर्सफुली नॉर्ड्स की तरह रहना पड़ेगा। थॉरफिन कहता है, निस्का स्मार्ट है, वो कल्चरल डिफरेंसेस को हैंडल कर लेगी, सबको पता है कि वो कितनी अच्छी है। फिर बगाइस कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ये कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में नहीं, एल्नू और नॉर्ड्स ने एक दूसरे को मारना अभी बस खत्म ही किया है। बगाइस दिन कहता है, अगर उसे कभी भी एक इंटरप्रेटर की जरूरत हो तो उसे जरूर बुलाए, वो भागा चला आएगा। थॉरफिन समझता है और दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है और बाकी सब भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। देन वो चले जाते हैं। बगाइस निस्का से पूछता है, तो अब कहाँ जाया जाए? वो कहती है, कहीं और, यहाँ नहीं।
सागा ऑफ द ग्रीनलैंडर्स एक 13th सेंचुरी की मैन्युस्क्रिप्ट है जो 6 वॉयजेस के बारे में बताती है जहां यूरोपियंस ने नॉर्थ अमेरिका के एक लैंड को डिस्कवर किया जिसे वो विनलैंड कहते थे। थॉरफिन कार्लसेफनी का सेटलमेंट प्रोजेक्ट इन 6 वॉयजेस में से 5वां था और लगता है ये सबसे बड़ा वाला था। पर ये लोग दुनिया के कोने तक सफर करने क्यों निकले? आइसलैंडिक ट्रेडर थॉरफिन कार्लसेफनी के लिए ये ज्यादा नेचुरल होता अगर वो यूरोप कॉन्टिनेंट में जाके वेल्थ ढूंढते या अगर वो एक वाइकिंग बन के अपना नाम बनाते, पर उन्होंने इस नई दुनिया में एक नया शुरुआत करने का फैसला किया। पर क्यों? आखिर किस लिए? थॉरफिन अपने बेटे को हाथ में उठाता है। कुछ महीने बाद विनलैंड में पलमुक वही व्हीट सीड्स को बो रहा था। वो उन सीड्स की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है और एक दिन देखता है व्हीट के प्लांट्स आ गए हैं। एंड फाइनली 20 साल की सीरियलाइजेशन के बाद और 220 चैप्टर्स के बाद वन ऑफ द 3 ग्रेटेस्ट सीन इन मांगा एंड स्टोरी खत्म होता है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मांगा खत्म हो गया। कमेंट करके बताना जरूर कि तुम इसके एंडिंग के बारे में क्या सोचते हो, कि क्या ये एंडिंग तुम्हारे लिए बुरा था या अच्छा था। वेल मेरे हिसाब से इस मांगा के लिए ये एंडिंग बहुत ही अच्छी थी। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि इसको रश एंडिंग ना देकर एक प्रॉपर रेस्पेक्टेड एंडिंग दिया गया। पर क्या तुम इस एंडिंग को एक हैप्पी एंडिंग कंसीडर करोगे? बताना जरूर। मेंबरशिप ले लेना अगर तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो। अब से मैं हर वीडियो पे मेंबर्स को शाउट आउट देना शुरू करूंगा। वेल देन मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो पे। आई हैव नो एनिमीज।